बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूँ हमजा तारिक और मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। और हमजा, वैसे मैं सोच रही थी कि कभी हमारे व्यूअर्स ने भी या तुमने भी नाम किसी पैदा होने वाले बच्चे का सुना है? HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाँ, लेकिन ये बच्चे का नाम है और वो भी फिलिपाइन में एक मैक्रोनी पास्कल नामी शख्स है, उसने अपने बेटे का नाम रखा है जी HTML। नहीं, मैक्रोनी पास्कल उसका नाम, मैक्रोनी खाने वाली। वही तुम समझ लो, क्योंकि वो जो शख्स है वो कहता है कि क्योंकि वो प्रोग्रामिंग में खुद भी काम कर रहा है तो उसको अपने शोबे से इस कदर प्यार है कि उसने अपने बेटे का भी नाम, जो कि पैदा हुआ तो उसका नाम HTML रख दिया है। इतनी मोहब्बत भी काम से वैसे नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसको इतनी ही मोहब्बत है। लेकिन उसने ये भी कहा है कि ये कोई अनोखा वाकया नहीं है, उसके खानदान में से पहले उसका नाम मैक्रोनी 85 और उसकी जो बहन है उसका नाम स्पैगेटी 88 है। मतलब कि नई जनरेशन का मतलब कि जिद्दत ने भी और तालीम ने भी कुछ नहीं बदला। उन्होंने कहा कि जी कि हमारे जो पेरेंट्स ने हमारा नाम रखा था, हम भी वैसा अजीब सा नाम जो है अपने बच्चे का रखेंगे। अब अगर वो बच्चा पता नहीं क्या नाम रखेगा, मार्स, जुपिटर, वो कुछ भी रख सकता है। वो कुछ भी रख सकता है क्योंकि जिद्दत आ रही है, तो इसीलिए फिर चीज़ों में भी जिद्दत आ रही है, तो बच्चे भी फिर आगे। तो खास वजह बताइए कि जी कि हम ऐसा क्यों करते हैं? वो बस उन लोगों को ऐसे ही नाम रखने का शौक है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अनोखा वाकया नहीं है, हमारे खानदान में ऐसे ही नाम हम लोग रखते हैं। अच्छा, वो फेमस होने के लिए भी कुछ लोग ऐसा वैसे करते हैं कि वो बच्चे की तस्वीर मैंने भी देखी थी, वो वायरल बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि बच्चे का नाम HTML। हाँ, बिल्कुल। अच्छा हमजा, वैसे हम लोग देखा जाए तो हमारे यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि क्योंकि नामों का जो कहते हैं असर शख्सियत पर भी पड़ता है, तो यहाँ पर जो हम लोग पाकिस्तान में हम लोग नाम रखते हैं उनके नाम ऐसे होते हैं जो असर भी रखते हैं। हाँ, अच्छे नाम रखने की कोशिश की जाती है, ऐसे कि जिसका मतलब मानी बहुत अच्छे हों, ताकि बच्चे की शख्सियत पर जो है अच्छे असरात पड़े हों। लेकिन वो लोग रख सकते हैं, उनकी मर्जी। अब HTML देखेंगे कि HTML बड़ा होकर क्या कोई नया मतलब के प्रोग्राम मुतारिफ कराएगा, कोई लैंग्वेज इस तरह की लेके आएगा, तो वो हम देखेंगे। लेकिन ठीक है जी, एक फैमिली के अंदर रिवाज है, इस तरह के भी रिवाज होते हैं जो हमें फिलीपींस से पता लगे हैं। हम जो है अपने रिवाज के मुताबिक सबसे पहले कोरोना केसेस की बात करते हैं कि पाकिस्तान में वैसे तो मजमूई तौर पर देखा जाए कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला जारी है, ये हम आपको बता भी रहे हैं। NCOC हमें बता रहा है कि जी के केसेस कम हो रहे हैं। NCOC की आदादोशुमार की बात करें तो पाकिस्तान में दो माह के दौरान फ़ाल केसेस की तादाद तकरीबन 65% कम हो चुकी है। और लेकिन अगर 2 हफ्तों की बात की जाए तो मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 3% पर रुकी हुई है। और पंजाब में अगर बात की जाए कोरोना केसेस की शरह की तो 0.5% आ गई, जो कि खुशाइन बात है। अगर लाहौर की बात की जाए तो कोरोना केसेस की शरह 0.3% रिकॉर्ड की गई है। अच्छा, हम कराची की बात करते हैं। सूरत हाल वहाँ पर अभी भी कंट्रोल में हमें नज़र नहीं आ रही है। गुज़श्ता 24 घंटों की बात की जाए तो उस दौरान कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज़ायद ही रिकॉर्ड की गई है। अगर हम गुज़श्ता 24 घंटों की बात करें, जो NCOC ने हमें डिटेल्स दी हैं, जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है, वो 2.14% पूरे पाकिस्तान में मुस्बत केसेस की शरह रही है, जो कल 0.9% थी, यानी कि थोड़ी सी बड़ी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कराची के अंदर जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, लेकिन हमजा का कराची और लाहौर में वैक्सीन की बात की जाए तो किल्लत होने की खबरें भी आ रही थी। वैक्सीन की कमी के बायस लाहौर के ऐसे 23 से सिर्फ 4 सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। और ज़राए महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन कम होने से वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद भी महदूद कर दी गई है। हाँ, जबकि कराची में भी महकमा सेहत के 90 सेंटर्स में से बेशतर ऐसे हैं जहाँ कोरोना वैक्सीन ही खत्म हो चुकी है। ज़राए वजारत सेहत का ये कहना है कि चीन से रवा माह कोरोना वैक्सीन की 80 लाख डोजेज पाकिस्तान पहुँच जाएंगी। ये मसला जो है फिर हल हो जाएगा और उसके बाद वैक्सीन लगाने का अमल मामूल के मुताबिक शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा, वैक्सीन का ख़त्म हो जाना, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये तो एक इस बात की ज़मानत है कि लोग अब वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हैं बड़ी तादाद में, और डोजेज़ मौजूद होनी चाहिए ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब कराची की सूरत हाल क्या है वो भी हम बात करेंगे। पूरे सिंध में एक्चुअल सूरत हाल है क्या, ये हम बात करेंगे, जानने की कोशिश। पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ बराए सिंध कासिम सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम सुमरो साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कराची में पहले बात कर लेते हैं, कोरोना केसेस की शरह जो है वो बताया जा रहा है कि अभी भी 10% से ज़ायद है। केसेस में कमी क्यों नहीं हो रही, क्या वजूहात समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, कराची में हमारे एक दो डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ के मसाइल हैं कि लोग
उसी तरह से SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, और प्लस हम नहीं चाहते कि हम दोबारा से लॉकडाउन या किस पोजीशन में जाएं। तो वन पर्टिकुलरली हमारा ज़िला जो है ईस्ट है या सेंट्रल है, उसमें अभी भी ये मसाइल हैं, और उसकी एक थिकली पॉपुलेशन तो एक वजह है ही, लेकिन दूसरा रीज़न ये है कि लोग अभी तक SOPs को उस तरह से फॉलो नहीं कर रहे, इसकी वजह से जो है वो ये मसाइल बढ़ रहे हैं। तो हम आपके थ्रू जिस तरह से बाकी लोगों ने बाकी सिंध के बाकी शहरों में, बाकी से कराची के बाकी जो एरियाज़ हैं उसमें उन लोगों ने अब खुद को वॉलंटियर किया है, डिसिप्लिन किया है, तो उसमें जो है वो काफ़ी हद तक कमी देखी गई है। लेकिन ये ऐसे अजला हैं जहाँ पर हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे सिंध के इन एरियाज़ के लोगों को कि आप SOPs फॉलो कराएं और वैक्सीन करवाएं। अच्छा। और आप यकीन करें, जो ये मैंने आपको 2 अजला बताए, इसमें वैक्सीन जो है वो भी +20% जो है पॉपुलेशन को वैक्सीन भी हो चुकी है। यहाँ हमारे बड़े बड़े जो सेंटर्स हैं वो इन्हीं 2 अजला में फॉल करते हैं। लेकिन जो ये प्रॉब्लम है कि जहाँ पर लोग उसको SOPs को फॉलो नहीं कर रहे और मैस गैदरिंग्स हो रही हैं, तो ये वजह है कि यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट अभी भी ज़्यादा है। बहुत से जगहों पर कराची में ही ये शिकायत रिपोर्ट हुई है कि बेशतर वैक्सीनेशन सेंटर जो है वहाँ पर वैक्सीनेशन ही नहीं दस्तयाब है। तो ये क्या शॉर्टेज जो है वो आर्जी है, या इस शॉर्टेज को ख़त्म करने में अभी मुद्दत दरकार है? देखें, वैक्सीन का हमने आपके थ्रू 12 प्रोग्रामों में कहा है कि जो हमारा जो एक वैक्सीन की हमें प्रॉमिस की गई थी NCC के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर करते हैं, और उसमें हमें बताया गया कि आप वैक्सीन की फिक्र न करें, आप अपने जो है वो टारगेट सेट करें और मैस वैक्सीनेशन करवाएं। ठीक है। सो हमने सिंध में इन पर्टिकुलरली हमने जो मैस वैक्सीन सेंटर जिस तरह से बनाए, और अपने DCs को, अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल पूरी को जो है वो हमने इस काम पे लगाया कि हमें जितना जल्दी हो सके हम सिंध के लोगों को, प्लस वो जो हार्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, +70% पॉपुलेशन को बाय नेक्स्ट विंटर आने से पहले हम उसको वैक्सीनेट करें। और हमारा जो 18 मिलियन का टारगेट था उसमें ये था कि हम 2 लाख लोगों को पर डे वैक्सीन करेंगे। तो अनफॉर्चुनेट ये हुआ है कि हमें अभी वैक्सीन की जो है वो कमी ओवरऑल पूरे मुल्क में है, तो इसी तरह से सिंध में भी है। तो जब हमें वैक्सीन नहीं मिलेगी तो हम जाहिर है ये प्रॉब्लम जो है वो रहेगा। लेकिन अभी हमें अश्योर किया गया है NCOC के प्लेटफॉर्म से कि हम ये 2-3 दिनों के अंदर ये इशू जो है रिजॉल्व कर देंगे, आपको वैक्सीन सप्लाई जो है वो बहाल कर देंगे। लेकिन जब तक ये सिलसिला या तो आप इंडिपेंडेंट कर दें, या फिर आप अपने तौर पर प्रोक्योरमेंट करते हैं, या खुद परचेज कर रहे हैं, या आपको हमारे नेबरिंग कंट्री से या कोवैक्स के से जितनी मिल रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जितने बड़े शहर हैं उसके लिए हमें उससे क्वांटिटी में, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में वैक्सीन मिलेगी, तो बड़े शहर मिसाल हमारा कराची है, हैदराबाद है, या सक्खर है, लड़काना है, तो हम चाहते हैं कि इन शहरों में जितना ज़्यादा हम वैक्सीन कर सकेंगे, उससे होगा ये कि आपकी ट्रांसमिशन जो लेवल है वो जो शहरों से फिर रूरल सोसाइटी में जाती है, तो हम बड़ी हद तक, और फिर जैसे आपने पहले सवाल में भी कहा कि हमारे कराची में जो है वो इन टर्म्स ऑफ स्प्रेड अभी है, तो हम उसको भी कर्टेल कर सकते हैं और उसको भी हम काबू में ले आ सकते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट होगी, और ये हम सब ने मिलके इस बीमारी से जान छुड़ानी है, तो हमें इस वैक्सीन की जो तादाद है, जिस तरह से हमें प्रॉमिस किया गया था, हम उस तरह से वैक्सीन प्रोवाइड की जाए। अच्छा। और ताकि हम जो हम लोगों को जैब कर सकें। साहब, आप पहले इरादा रखते थे कि खुद से प्रोक्योर करेंगे वैक्सीन को, सूबा सिंध जो है वो सबसे आगे जाएगा और वैक्सीन मंगवा लेगा, अब सिर्फ वफाक पर आप इन्हिसार कर रहे हैं। क्या आप लोगों को इजाज़त अभी भी नहीं मिल रही है कि आप लोग वैक्सीन खरीद सकें? जितने हमारे रिसोर्सेज हैं हम वो उसके लिए एलोकेट कर रहे हैं, और हमने वफाक से भी पहले भी बात की थी कि अब हम आपको अपने फंड्स देते हैं, आप अगर जितनी प्राइसेस आपने रखी हैं उस पे आप वैक्सीन प्रोक्योर करें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितनी कंपनीज हैं दुनिया में वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ बात करती हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बात करती हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो NDMA के थ्रू परचेजिंग करती है या NCOC के प्लेटफॉर्म से। तो हम बजाते खुद कहीं पर भी जो है या तो हमें
वो उस प्लेटफॉर्म को उन कंपनी से कह देंगे जी आप ठीक है सिंध गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट जो है वो इस पे परचेजिंग एग्रीमेंट करें। अच्छा कासिम साहब, जिस तरह से कराची की ओवरऑल सूरत हाल देखिए तो जो कोविड केसेस की शरह उसमें तो इजाफा हो रहा है, 10.61 हो गई है, तो क्या वजह है? क्या SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा या फिर हुकाम की जानिब से सुस्ती बरती जा रही है? देखें, इंतज़ामिया सुस्ती नहीं कर रही। हम चाहते हैं कि लोग इस पे हम ज़्यादा सख्ती करने के जो है वो मुतामिल नहीं हो सकते और ना हम करना चाहते हैं, लेकिन जब ये सूरत हाल अगर खुदा ना खास्ता किसी ऐसी लेवल पे पहुंची है जहाँ पर हमें जो है वो कोई मेजर लेना पड़ा तो हम लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग जो है वैसे इसको फॉलो करें, लोग जो है वो अपने आप को उस जब्त में लेके आएँ, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ धोने का बंदोबस्त करें और क्राउडिंग से बचें। स्कूल का खुलना, ये बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं। फिर आप बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, आप देर तक जो है आप बाहर बैठे रहते हैं गली मोहल्लों में। और फिर दूसरा जो है वो आप शॉप्स जो हैं वो दिन को 1 बजे खुलते हैं, रात को 10 बजे तक खुलने की वो एक आदत है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को हम कि जितने जो तरीके कार हैं हम उसमें अपने आप को। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे मेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, वो ये तो मान रहे हैं कि शॉर्टेज इस वक्त मौजूद है, डोजेस कम है हमारे पास, लेकिन वो वफाक पर इसका मलबा डाल रहे हैं कि वफाक ने हमें ये कहा था कि आप लोग परेशानी ना लें इस बात की, और आपको जो है वैक्सीन हम फराहम करेंगे, और साथ ये भी कहा जा रहा है कि 2 से 3 रोज़ में आपको इतनी डोजेस फराहम कर दी जाएंगी कि आप मामूल के मुताबिक जैसे पहले वैक्सीन लगा रहे थे वो उसी तरह से अमल करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम देखेंगे कराची में केसेस बढ़ने की वजह ये भी है कि लोग SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे, जो कि हम बार बार कहते हैं कि SOPs पर अमल करें ताकि आप अपने आप को और अपने जो साथ इर्द गिर्द के लोग हैं उनको महफूज रखें। अच्छा, इसमें ज़िला इंतज़ामिया का बड़ा ज़्यादा रोल होता है और बड़ी संजीदगी से इस पर काम करना होगा। हमने पिछली बार भी देखा जब सख्तियाँ की जा रही थी कराची में, उस वक्त जो है लोग उस तरह से अमल दरामद नहीं कर रहे थे और उनके ऊपर चेक्स भी वैसे नहीं थे कि जो हमने दीगर सूबों के अंदर, खुसूसी तौर पर हमने पंजाब में देखे थे, लाहौर के अंदर हमने देखा था जो सख्ती की गई थी, उसके बाद केसेस कम होना शुरू हुए थे। कहाँ पे हम 25% पर, और आज लाहौर में 0.3 पहुंच गई इसकी शरह। अब हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग खुद भी अमल दरामद कर रहे होंगे जो हमें SOPs बताए जा रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि वैक्सीन जो है वो अवेलेबल होगी, लोग लगवाने जाएंगे तो और लोग ज़्यादा से अपने को वैक्सीनेट कराएंगे। है हमजा, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत की इस्लामाबाद में, क्योंकि बढ़ते जुराइम की रोकथाम के लिए ईगल स्क्वाड अब मैदान में आ गया है। और ईगल स्क्वाड ने अगर गुज़श्ता रोज़ की बात करें तो शहर इक़्तिदार में पेट्रोलिंग का आगाज़ भी कर दिया है। 100 मोटरसाइकिल्स पे कहा जा रहा है कि मुश्तमिल ईगल स्क्वाड में 500 जवान वफाकी दारुल हुकूमत की पेट्रोलिंग पर मामूर भी होंगे। अच्छा, जदीद आलात जैसे कि उनको LT सेट और GIS सिस्टम से लैस ईगल स्क्वाड जो है ये बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक जराइम की रोकथाम में अहम किरदार अदा करेगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बुध के रोज़ सेफ सिटी हेड ऑफिस का दौरा भी किया था, जिस दौरान उन्होंने ईगल स्क्वाड का इफ्तिताह किया। और इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा था कि पुलिस फोर्स को मुनज़्ज़म करने के लिए हर तरह से हम मदद भी करेंगे, जबकि दारुल हुकूमत में अमन होगा तो पूरी दुनिया में अच्छा पैगाम भी जाता है, क्योंकि एक फेडरल है वहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर होगी हमजा, तो यकीनन उसका तो असर बाकी मुल्क पर अच्छा ही पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस्लामाबाद की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ईगल स्क्वाड पर 30 करोड़ की लागत आई है। दारुल हुकूमत में तसलसल के साथ जराइम के बढ़ते हुए वाक़यात सामने आ रहे थे कि पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशानात जो है वो सख्त कर दिए थे, जबकि अब अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल ने शहरियों को तशवीश में भी मुब्तला कर दिया। अब ईगल स्क्वाड के आने से क्या तब्दीली होगी ये जानना भी बहुत ज़्यादा ये जानना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। इसी पर हम बात करेंगे SSP ऑपरेशन सैयद मुस्तफ़ा तनवीर साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। कहिएगा ईगल स्क्वाड की जिम्मेदारियाँ क्या क्या होंगी और इससे इस्लामाबाद में सिक्योरिटी का माहौल कैसे बेहतर बनाया जा सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी इस्लामाबाद पुलिस में हमारी IG साहब और हमारे मिनिस्टर साहब की काविशों की वजह से 150 बाइक्स का स्क्वाड जो है वो हमने स्टार्ट किया है, जिसको ईगल स्क्वाड का हमने नाम दिया है। ये बाइक्स जो हैं ये पेयर की सूरत में मूव करेंगी शहर के डिफरेंट सेक्टर एरियाज़ में, रश वाले एरियाज़ में, मार्केट्स में ये पेट्रोलिंग करेंगे। इनके अंदर जो हमारे ऑफिसर्स तैनात हैं उनकी तादाद तकरीबन 500 के करीब है। इनको पूरी ट्रेनिंग दी गई है बाइक हैंडलिंग के ऊपर, बाइक मैनूवरिंग के ऊपर, वेपन हैंडलिंग और साथ ही साथ वायरलेस कम्युनिकेशन की भी, कि अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसको ये प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड भी कर सकें और रिएक्ट भी कर सकें। SSP साहब ये बताइएगा, इस्लामाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात करें तो शहर को महफूज बनाने में ये कितना अहम किरदार अदा कर रहा है? क्या इस प्रोजेक्ट की कारकर्दगी से वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर दाखिला साहब मुतमईन हैं?
ये जो ईगल बाइक्स हमने स्टार्ट की हैं, इनका जो मेन फीचर है वो ये है कि ये हमारे सेफ सिटी प्रोजेक्ट के साथ अटैच्ड होगा। इनकी वहाँ पे जो भी अगर रेस्क्यू की कॉल आती है या कोई 15 की कॉल आती है तो दे विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू दोज कॉल्स ऑन देयर वायरलेस सेट्स। इनको जो हमने सेट्स प्रोवाइड किए हैं, जो मज़ीद भी हम इनको लेके दे रहे हैं, वो सेट्स हैं जिनकी लोकेशन हमारे पास सेफ सिटी में आएगी, और बाकी भी जो भी हमारे पास गैजेट्स जो हम प्रोक्योर करेंगे उनसे भी इनको हम लेस करेंगे, ताकि मज़ीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ साथ इनको हम भरपूर तरीके से इस्लामाबाद की गलियों में, रोड्स के ऊपर, मार्केट्स में डिप्लॉय करें। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, जिस तरह से हम बात करें इस्लामाबाद में जराइम की शरह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, कमी क्यों नहीं हो रही? अगर चंद रोज़ कबल की ही बात कर लें तो साबिक IG के घर पर भी डाका हुआ है और उसकी वारदात की फुटेज भी सामने आ चुकी है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, इस्लामाबाद पुलिस जो है दिन रात कोशा है, मेहनत कर रही है। हमारे सारे ऑफिसर्स ऑल रैंक्स दे आर वर्किंग डे इन डे आउट, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इंसिडेंट्स हुए हैं, काफ़ी इंसिडेंट्स, एक वेव आई थी क्राइम की, वो ट्रेस हुई, उसमें हमने जो गैंग था वो बस्ट किया। इसी तरह बाकी भी एरियाज़ में जो गैंग्स ऑपरेट कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और रिकवरी करके लोगों को दी, जिसकी कारकर्दगी हमने आज से 3 महीने पहले लोगों को बुला के उनकी गाड़ियाँ, उनके स्टोलन गुड्स जो थे उनको वापस की। इंशाल्लाह इस्लामाबाद पुलिस ये तमाम केसेस को जल्द ट्रेस करेगी और लोगों को उनके स्टोलन जो गुड्स हैं। इस्लामाबाद दारुल हुकूमत होने की वजह से ख़ास अहमियत रखता है, ये हम सब जानते हैं, और यहाँ मॉडल थाने और मॉडल पुलिसिंग की बात कर ली जाए तो क्या काविशें इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से की जा रही हैं, कितना फ़ायदा हो रहा है, और अब आपको लग रहा है कि शहरी मुतमईन है? हमारे जी इंस्पेक्टर जनरल ने जब चार्ज लिया, हमारे DI साहब आए, तो हमारा मेन जो फोकस था वो ये था कि हम अपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमें नज़र आया दैट वाज द गैप बिटवीन कम्युनिटी एंड द पुलिस, पब्लिक और पुलिस के बीच में जो गैप था, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाई, जिसके अंदर हमने ई-डेस्क फैसिलिटेशन सेंटर्स को हमने एक्सपैंड किया। फैसिलिटेशन सेंटर्स को देही इलाकों के अंदर हम लेके गए, जी13 में किया, रूरल इलाके के अंदर हम लेके गए। इसी तरह जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट कि हमारी जो बहनें जो हरासा की शिकायत होती थी या कोई ईव टीजिंग होती थी या कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता था जिसके ऊपर बहुत सारा क्राइम जो था वो अनरिपोर्टेड जाता था, उसको हमने बेहतर किया। उसके लिए हमने पूरा एक जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट बनाया ताकि हमारी उन बहनों को, हमारी उन बेटियों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो और वो जाके अपनी कंप्लेंट जो है वो आराम से रजिस्टर कराएं। इनके लिए हमने वॉक इन फैसिलिटी भी रखी और 8090 इज़ आवर हेल्पलाइन फॉर जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट कि वो भी आके अपनी कंप्लेंट बेशक टेलीफोन के थ्रू हमें रिकॉर्ड करा सकती हैं। इसके साथ साथ हमारा, क्योंकि इस्लामाबाद जो है ये फेडरल कैपिटल है, यहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त लगी रहती है, लोग बाहर से आते हैं, लोग टूरिस्ट जो हैं वो क्रॉस करके इस्लामाबाद को जाते हैं, लोग यहाँ पे आके स्टे करते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए और लोगों की पब्लिक डिमांड के ऊपर वी स्टार्टेड बाईसाइकिल पेट्रोल यूनिट, जिसके अंदर हमने पायलट प्रोजेक्ट किया 10 बाइक्स के ऊपर, जिसमें हमारी खवातीन बाईसाइकिलिस्ट भी जो थी उन्होंने भी इसमें रोल प्ले किया। मार्केट्स के अंदर, मराकज़ के अंदर ऐसे शहरी ऐसे इलाके जहाँ पे सयाह आते थे और आके टूरिस्ट आके एंजॉय करते थे शहर को, वहाँ के उनकी फैसिलिटेशन और उनको एक फीलिंग ऑफ प्रोटेक्शन के लिए हमने वहाँ पे उनको डिप्लॉय। जिस तरह से साइकिल पेट्रोलिंग यूनिट के क़याम का मकसद तो आपने बता दिया, ये भी बता दें क्या ये मकसद पूरा हो रहा है? यूरोपियन ममालिक हैं या ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे टूरिस्ट या उनके फेडरल कैपिटल्स हैं और ऐसी जगहें, मार्केट्स हो गई या पार्क्स हो गए जहाँ पे गाड़ियाँ या मोटर बाइक्स नहीं जा सकती, तो वहाँ पे लोगों को किस तरह फैसिलिटेट किया जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये बाईसाइकिल पेट्रोल यूनिट जो था ये स्टार्ट किया। इसकी हमें काफ़ी इसका फीडबैक जो था वो बड़ा पॉजिटिव आया। जिसके ऊपर हमने मज़ीद 10 बाइक्स से 20 बाइक्स कर दी हैं, जिसके अंदर हमारे नेक्स्ट जो एरियाज़ हैं जहाँ पे जिस तरह लेक व्यू पार्क हो गया, बाकी हमारे मार्केट्स हो गई या बाकी ऐसे मकामात जहाँ पे लोग बाहर से आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, मस्जिद हो गई जैसे, वहाँ पे हम इनको मज़ीद डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, SSP ऑपरेशन सैयद मुस्तफ़ा तनवीर साहब सबसे पहले पाकिस्तान से बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और इस्लामाबाद की हम बात कर रहे होते हैं, वफाकी दारुल हुकूमत की बात कर रहे होते हैं, तो सिक्योरिटी जो है वो हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वहाँ पर जब ये कुछ वारदातें सामने आ रही थी तो काफ़ी तशवीश जो थी। और एक और मसला इकरा ये होता है कि जब आपका वफाकी दारुल हुकूमत होता है ना, एम्बेसीज वहाँ पर मौजूद होती हैं और वहाँ पर सयाह क्योंकि हम उधर होते हैं तो उनकी सिक्योरिटी को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। हमजा, हाँ, आगे बढ़ते हैं और एक अच्छी खबर है वो शेयर करते हैं आपके साथ। कनाडा की 146 साल तारीख में पहली मरतबा मुसलमान जज महमूद जमाल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा के जज के तौर पर
नामजद कर दिया गया। अभी हम पहले अमेरिका की भी खबर शेयर कर रहे थे। इस तरह की अच्छी अच्छी खबरें जब आएंगी तो हमारा यकीनन पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा। और कनाडा की अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो उन्होंने अब तक सिर्फ सफाफाम जज ही मुकर्रर किए थे, लेकिन ये पहला मौका है ऐसा कि मुसलमान जज को इस अहम ओहदे के लिए नामजद किया गया। और कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की बात की जाए तो उन्होंने जस्टिस महमूद जमाल को सुप्रीम कोर्ट का जज नामजद करते हुए कहा है कि अपने ट्वीट किया और उसमें कहा है कि जस्टिस महमूद जमाल कानूनी तालीमी मैदान में गैर मामूली रिकॉर्ड्स रखते हैं। हाँ जी, उन्होंने ये भी लिखा है कि जस्टिस जमाल सुप्रीम कोर्ट का काबिल कदर असासा साबित होंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा में पहले मुस्लिम जज महमूद जमाल 1 जुलाई को अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। तो यकीनन ये सबके लिए बहुत खुशी की खबर है कि पहला मुसलमान जज होना, सियाफाम जज वहाँ पर होते थे सुप्रीम कोर्ट के, और 146 साल कनाडा की तारीख है जिसके बाद ये मौका जो है सामने आया है। और फिर जस्टिन ट्रूडो जो है वो ट्वीट कर रहे हैं और उनको मुबारकबाद दे रहे हैं कि जी के बड़े काबिल आदमी हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, ऐसी खबरें जब आती हैं तो हम लोग को मुसलमान कम्युनिटी के लिए फ़ख्र की बात है हमसा, क्योंकि इस तरह की अच्छी खबरें आती रहेंगी तो मुसलमानों का नाम जो है ना दुनिया भर में रोशन हो ही रहा है और मजीद भी होगा। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों कनाडा में एक वाकया भी पेश आया था, हमने वो देखा था, वो जिस पाकिस्तानी जो मुस्लिम फैमिली थी, बिल्कुल बिल्कुल दहशतगर्दी का जो वाकया पेश आया था, उसके बाद जब ये हौसला अफजा खबर सामने आती है तो हमें अच्छा भी लगता है और हमें इंटेंशन पता लग रही होती है कि गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है, कैनेडियन गवर्नमेंट बिल्कुल मुसलमानों के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है, वो उनके हक में है। और इस तरह से जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो ने किया है, ट्वीट किया है, वो उनकी इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं और वो हौसला अफजा है मुसलमानों के लिए। वहाँ पर उनको थोड़ा सा जो साइ ऑफ रिलीफ है वो मिलेगा और वो बेहतर फील कर रहे होंगे। तो जी ये एक अच्छी खबर आपके साथ शेयर की। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और जिस तरह से हमजा हम सबका ख्वाब होता है, बल्कि सारे हमारे जो व्यूअर्स में देख रहे हैं उनका भी ख्वाब होगा कि उनका अपना घर हो, लेकिन आज महंगाई का जो दौर है उसमें लोग सोचते हैं कि यार इतना महंगा मतलब सब कुछ हो गया है, मटेरियल महंगा हो गया तो घर कैसे बनाएं। लेकिन जिस तरह से मौजूदा हुकूमत की अगर बात कर ली जाए तो आवाम को 50 लाख घरों की तैयारी का सुहाना ख्वाब भी दिखा रही है, जिस पर अरबों रुपए की लागत आएगी। जिस तरह मैंने पहले भी कहा, महंगाई का दौर है तो बड़ा मुश्किल है आम आदमी के लिए, लेकिन अब हमारे व्यूअर्स को बताओ ना कि अब उनके लिए आसानी भी हो गई है। हाँ, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे हवा के जो है ना ताज़ा हवा के झोंके आते हैं जिससे एक उम्मीद बन जाती है कि एक गरीब आदमी, हम खास तौर पर आज गरीब आदमी की बात करने जा रहे हैं कि वो कैसे मतलब घर उसको कहें या एक छत कह लें कि वो छत के नीचे, अपनी छत के नीचे कम पैसों के अंदर जो है एक तो छत उसको मुयस्सर आ सकेगी और फिर वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता है। हम गरीब आदमी की ख़ास तौर पर बात करने जा रहे हैं, फिर मुतवस्सित तबके की भी कुछ बात हम इसमें करेंगे। मुल्क की एक काबिल फ़ख्र माहिर तामीरात यास्मीन लारी साहिबा ऐसा मंसूबा लेकर सामने आई हैं जो ना सिर्फ सस्ता है बल्कि माहौल दोस्त भी है। गैर सरकारी तंजीम दी हेरिटेज फाउंडेशन की बानी यास्मीन लारी बेघर अफराद के लिए 50,000 का एक कमरे का घर तैयार करने के मंसूबे पर इस वक्त काम कर रहे हैं। यकीनन ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया उनकी जानिब से, क्योंकि अगर देखा जाए तो आम आदमी तो किराए के एक कमरे का जो किराए का घर है उसमें बड़ी मुश्किल से रहता है। तो 50,000 में आज के दौर में यकीनन एक अच्छा इकदाम है, जिसमें आप कहें कि सिर्फ बांस, मिट्टी और चूने का इस्तेमाल ही किया जाएगा, जो कि गर्मी और सर्दी भी बर्दाश्त कर पाएगा। ये एक अच्छा इसका है कि गर्मी सर्दी दोनों में जो है आप उसमें रह सकते हैं। और उनका पहला मनसूबा जो है ठट्टा के करीब शुरू किया गया था। यास्मीन लारी साहिबा कराची में मशहूर इमारतों की वजह से जानी जाती थी, लेकिन हमजा जो 2005 में ज़लज़ला आया था उसकी वजह से फिर उन्होंने अपना माइंड तब्दील किया और उन्होंने अपनी रवायती जो तामीरात थी ना उनसे हटकर माहौल और गरीब दोस्त जो है प्रोजेक्ट की तरफ अपने आप को जो डाइवर्ट किया, अपने माइंड को बिल्कुल अपने प्रोजेक्ट्स को उन्होंने इस तरफ लेके आई। अच्छा, 8 अक्टूबर ये 2005 की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद जो है ये एक तब्दीली, एक चेंज और आई है, इस पर भी हम बात करेंगे। हुकूमत को चाहिए कि इन जैसे काबिल फ़ख्र अफराद की हौसला अफजाई करे। यास्मीन लारी का दावा है कि दही इलाकों में ये माहौल दोस्त मकानात इससे भी कम कीमत में तामीर हो सकते हैं। अब उनके पास क्या प्लान है, वो क्या काम कर रही हैं। 2005 8 अक्टूबर का जो ज़लज़ला था उसने किस तरीके से इनके जहन को बदला, इनसे बात करेंगे। नामवर माहिर तामीरात यास्मीन लारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। यास्मीन साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले तो ये बताइए कि आइडिया ये है क्या, कैसे ये होगा, ये आप कर रही हैं इस वक्त, काबिल अमल है, लोगों को कितना फ़ायदा होगा? हम गरीब आदमी की बात कर रहे हैं।
बिल्कुल सही है हमजा बेटा। देखिए मुल्क में गुर्बत जो है वो बढ़ती चली जा रही है और बिल्कुल मैं समझती हूँ कि जब तक हम ऐसे तरीके नहीं अपनाएंगे जो माहौल दोस्त भी हों, सिर्फ यही नहीं कि हम एक बिल्डिंग बना दें, मगर हमें देखना है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट है और हम देखते हैं कितने हमारे यहाँ डिज़ास्टर्स आते हैं। और गुर्बत की इंतहा यूँ है कि औरतें जो हैं वो बिल्कुल गैर महफूज हैं, उनके सर पे छत नहीं है। मतलब अगर हम सिंध की बात करते हैं तो तकरीबन 12 लाख ख़ानदान ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल उनके पास घर ही किसी तरह का घर नहीं है। तो ये तो मैं आप समझिए 2005 जैसे आपने जिक्र किया तब से मैं लगी हुई हूँ इन कामों में और हम अब तक 40,000 घर बना चुके हैं सिंध में जो मट्टी और चूने और बांस के बने हैं। और इसके अलावा जी हाँ, और शांगला और जलजला वाले इलाकों में भी हम काम कर चुके हैं। तो लिहाजा ये काम ऐसा नहीं है जो मैंने अभी शुरू किया है ना। ये इकरा बेटी मैं आपको ये बताऊं कि हम काफ़ी अरसे से इसमें लगे हुए हैं। और अब तो ये बात है, देखिए कि जब हम चीज़ें बनाते हैं तो अभी हमें देखना है क्योंकि बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होती है। सो 40% ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इज़ इन बिल्डिंग इंडस्ट्री। तो हमें देखना है कि बिल्डिंग में हम कैसे कम करें कार्बन एमिशंस को, क्योंकि उसी से आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होती हैं, उसी से आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये सारी बातें हमें देखनी है और हमें अपने पुराने तरीकों को देखना है कि उनको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, तो मट्टी चूना और बांस जो है वो बिल्कुल आम है और इसका इस्तेमाल करें। जी, ये फीचर्स जो है बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसको कितना टाइम लगता है? कितने टाइम में ये तमाम जो फैसिलिटीज के साथ घर आप तैयार करवा देती हैं? देखिए अभी जो हमने तरीका निकाला है जिसकी अब हम बाकायदा ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तमाम जो आर्टिजन्स को बुला के गाँव से, और इसमें कुछ आप देखिएगा स्निपेट्स उसके भी हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पे डाली हैं, सो इट्स ऑल ओपन सोर्स, कोई भी उसको देख के अपना घर जो है बनाना शुरू कर सकता है। और ये इसमें जो मैंने अभी तरीका निकाला है जो बिल्कुल अभी कहीं और इस्तेमाल नहीं हुआ है गरीबों के लिए, वो है प्री फैब्रिकेटेड पैनल्स ऑफ बैम्बू। तो बांस के हम ये पैनल बनाते हैं जो फिर बड़ी एहतियात से बन सकते हैं और कहीं भी ले जा करके आप उनको खड़ा कर दें और ये हर कोई सीख सकता है। देखिए गरीब के लिए सवाए इसके कोई चारा नहीं कि वो खुद सीख के बनाए। एंड सेल्फ रिलायंस हैज टू बी नाउ ब्रॉट इनटू फॉर। ये चैरिटी मॉडल नहीं हमें चाहिए कि आप लोगों को चीजें दें, लोग खुद इस काबिल हैं कि कर सकें। क्योंकि जो अभी जो जिस तरह की चीजें बन रही हैं वो कभी भी गरीब, आपने खुद कहा, वो बिल्कुल गरीब की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। ठीक है, हमें ये भी बता दीजिएगा कि हम सेफ्टी को भी देखते हैं जब हम किसी छत के नीचे रहने की बात कर रहे होते हैं या रहने का सोच रहे होते हैं, तो ये सेफ्टी के हवाले से बहुत अहम है। ज़लज़ले के बाद आपने ये फैसला किया था, तो फिर हम बात कर लें तो ज़लज़ले की सूरत में ये कितना सेफ़ है, बारिशों की सूरत में ये कितना सेफ़ है, गर्मी सर्दी? जी बिल्कुल, आप सही सवाल ये कर रहे हैं क्योंकि सबको फिक्र ये है कि अगर बांस है तो शायद वो सरवाइव ना करेगा। लेकिन चूंकि अब आप देखिए 2005 से अभी कितने साल हो गए मुझे काम करते हुए, ये 16 साल हो गए हैं ना। तो अब 16 साल में हमने बहुत सारे तरीके जो हैं वो टेस्ट भी किए हैं और हमने बनाए हैं बेइंतहा ज़लज़ले वाले इलाके में भी और सैलाबों में भी, और जहाँ बड़ी धुंध तेज़ और तुंद हवाएँ आती हैं वहाँ पर भी हमने किया है। और ये बिल्कुल सलामत हैं क्योंकि बांस जो है उसमें बड़ी रेजिलियंस है। ठीक है। और ये 25 साल तक तो डेफिनेटली लास्ट करेगा। लेकिन जब मैं जापान गई और उन्होंने मुझे दिखाया एक पुराना कासल कुमामोटो था, तो उसमें भी बांस लगा हुआ था, वो 400 साल पुराना था। अच्छा। तो मेरा मतलब कि बांस ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा लास्ट कर सकती है। और इसमें देखिए इसमें कोई कार्बन एमिशन नहीं है, बल्कि कार्बन इसको जो है वो स्टोर करता है। सो इट्स वेरी गुड फॉर द एनवायरनमेंट। और इसी तरह से मट्टी हर जगह अवेलेबल है, हम क्यों नहीं मट्टी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, हम क्यों ना चूने का करें। आपको बताती चलूं कि चूना जो है इससे तमाम आपके जो किले बड़े बड़े हैं, चाहे लाहौर के हों चाहे और जगह के, या रोहतास का किला है, या अगर आप उससे पहले तैमूर के ज़माने में चले जाइए या आप रोमन्स के ज़माने में चले जाइए, तो चूने का इस्तेमाल होता था। चूना सीमेंट से कहीं ज़्यादा मजबूती लेके आता है बास जगह पे, और वो हमने ख़त्म कर दिया क्योंकि हमें बताया गया कि सीमेंट ज़्यादा मजबूती लाता है, लेकिन ये बात गलत है। तो लिहाजा हमें चूने को पॉपुलराइज करना है। इसका कॉस्ट 1/3 है फ्रॉम सीमेंट और इसकी बड़ी खुसूसियात हैं। ये भी माहौल दोस्त है ना। तो हमें अब ये देखना है सिर्फ बिल्डिंग नहीं बना देनी है, हमें बाकी चीज़ों का भी ख्याल करना होगा। जी ठीक है। अच्छा यास्मीन साहब, जिस तरह से हुकूमत पाकिस्तान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया, तो क्या इस प्रोजेक्ट में आपकी खिदमात भी ली गई हैं?
नहीं जी, मुझसे तो किसी ने बात नहीं की है। मैं तो देखिए गरीबों में काम करती हूँ, मुझे तो महल्लात से और जो ऐवानों में लोग रहते हैं उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मेरा ख्याल ये कि हमें लोगों तक पहुँच के उन्हीं को फ़ाल करना है, क्योंकि मसला ये वाला है कि जब हुकूमतें काम करती हैं तो उनको ये ख्याल होता है कि इसमें इंडस्ट्री भी और आगे जाए, लिहाजा उनकी सारी जो इमारतें हैं वो उसमें आपको पता है सीमेंट और स्टील और ब्रिक का इस्तेमाल होगा। और मैं आपको बता दूं कि एक तखमीना किया गया था जब सैलाब के बाद कि अगर 1 लाख घर बनाए जाते हैं पक्की ईंट से तो इसका मतलब है 50,000 एकड़ के जो फॉरेस्ट हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, और हो गए थे काफ़ी सारे। तो लिहाजा जो चीज़ें हम कर रहे हैं, सीमेंट और स्टील बहुत ही ज़्यादा डिसरप्टिव हैं, उनकी दे आर ह्यूजली एनर्जी कंजम्पटिव, उनका इस्तेमाल तो हमें बिल्कुल मिनिमाइज़ कर देना चाहिए। ठीक है। और हमें सोचना चाहिए कि हम कैसी बिल्डिंग्स बनाएं जिसमें ये चीज़ें ना ली जाएं। ठीक है, ठीक है यास्मीन लारी साहिबा, ये तो हमने बात कर ली गरीब लोगों की, पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी बसर करने वालों की खुसूसी तौर पर हम इसमें बात कर रहे थे। अब हम कुछ शहरों की तरफ थोड़ी सी बात कर लेते हैं, रुख कर लेते हैं। गवर्नमेंट की जानिब से कुछ कर्जे भी दिए जा रहे हैं, लेकिन लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि कर्जे इतने नहीं हैं कि हम बड़े शहरों के अंदर अपने घर तामीर कर सकें। मुतवस्सित तबके की अब हम बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ की बात कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं अगर उनको 20 लाख 30 लाख रुपया, या फिर उनके पास अगर प्लॉट है तो फिर कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, तो वो क्या करें? ऐसा क्या मॉडल उनके पास आप उनको सजेस्ट करेंगी कि वो अपना घर बना सकते हैं? जी, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि मिडिल क्लास जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, इसलिए उनको रखाव भी अपना रखना पड़ता है, उनको चीज़ें भी देखनी होती हैं। शहरों में ज़्यादातर वो रहते हैं, तो इसमें ये है कि हमने डिज़ाइन किए हैं डबल स्टोरी स्ट्रक्चर्स भी, लेकिन आई हैव टू से कि मैंने अभी तक शहरों के लिए और अमीरों के लिए नहीं किया है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि बहुत से अब आर्किटेक्ट्स इस तरफ उनकी नज़र आ रही है कि वो भी ये इस्तेमाल करें। और अब जो मैंने तरीक़े जो यूट्यूब पे डाल दिए हैं उनको ले करके बड़ी सारी चीज़ें अब डिज़ाइन की जा सकती हैं कि शहरों के लिए भी मुनासिब हों। और मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर कच्ची ईंट का इस्तेमाल हम करें, कच्ची ईंट स्पेशली जब उसको हम स्टेबलाइज करते हैं चूने के साथ, तो बहुत ही वो मजबूत बन जाती है। तो लिहाजा और ईंटों के बजाय इसको हम पक्की ईंट कहते हैं, उसके इस्तेमाल की हमें अब कोई ज़रूरत नहीं है। हम ये चूने वाली ईंट इस्तेमाल करें, हम बांस के जो हैं वो छतें बनाएं, तो आप देखिएगा कि आपका कॉस्ट आधा तो क्या 1/3 से भी कम हो जाएगा, क्योंकि फिर डिपेंड करता है स्ट्रक्चर का। आपका कॉस्ट हम बिल्कुल मिनिमाइज कर देंगे, फिर आप उसमें जो चाहें फिनिशेस कर लें, जो आपको दिखाना है उसमें आप मार्बल भी लगा सकते हैं, उसमें कोई मसले की बात नहीं है ना। लेकिन आपका स्ट्रक्चर हमें अब सस्ता चाहिए ताकि लोगों की पहुंच में हो जाए वो। बिल्कुल ठीक है। यास्मीन लारी साहबा, आपने जापान का जिक्र किया, अगर हम वहाँ पर सिर्फ टोक्यो की भी बात कर लेते हैं, बाकी नीचे हम नहीं जाते, योकोहामा की बात कर लेते हैं, वहाँ पर भी घर इस मॉडल पर नहीं बन रहे होते शहरों के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर बन रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हम ज़लज़ला देख रहे होते हैं तो ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, वहाँ पर बर्फ़बारी भी हो रही होती है, वहाँ पर हालात भी पाकिस्तान से ज़्यादा मुश्किल हैं लोगों के लिए रहने के लिए। तो हम उस मॉडल को क्या फॉलो नहीं कर सकते हैं, या फिर हम हिचकिचाहट महसूस करते हैं, हमें सीमेंट का घर चाहिए? असल में सीमेंट को खामखा के वास्ते मकबूल कर दिया गया। ये सारा आपको पता है एक इंडस्ट्री है, उसका वो चाहती है कि ये चीज़ें कि सीमेंट का इस्तेमाल ज़्यादा हो, स्टील इंडस्ट्री चाहती है कि इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो, तो वो तो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं ना। तो मिट्टी की मार्केटिंग की तो कोई भी मौजूद नहीं है आपके पास, मिट्टी की कौन मार्केटिंग करेगा, उसमें किसी का पैसा नहीं बनता। और सारा मसला ये वाला है कि पिलफरेज किस चीज़ में ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर आपके पास सीमेंट और स्टील और ऐसे महंगी चीज़ें हैं तो पिलफरेज ज़्यादा का इम्कान है ना, फिर आप पैसे उसमें बना सकते हैं। मिट्टी और चूने और बांस में तो बनाना बहुत मुश्किल है। तो ये वही तरीके हैं जो लोगों को खुद लेके करना पड़ेंगे। आप देखते हैं अभी यूरोप और अमेरिका में भी होमलेसनेस कितनी ज़्यादा हो गई है। ये मसला सिर्फ अब हमारा नहीं रहा है, ये पूरी दुनिया में है, और यही तरीके जो सबको अपनाने होंगे। और मैं आपको ये भी बता दूंगी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे SDGs, हम कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे अगर जो मेरा ये सोशल बेयरफुट आर्किटेक्चर जो मैं इसको कहती हूँ, बेयरफुट सोशल आर्किटेक्चर, दैट इज़ द वन यू हैव टू फॉलो, जिसमें आप लोगों को पार्टनर बनाएं, लोग अपनी चीज़ें करना शुरू करें। हर कोई कर सकता है, और ये अगर आप मेरे YouTube के वीडियोज़ देखें जो मुफ्त में हैं, हर कोई देख सकता है। एंड आई विश कि देख कर उसको लोग अपना खुद ही बनाना शुरू कर दें। मेरा ख्याल में हो सकता है, और उसमें फिर आप देखिए कि हर एक की पहुंच में होगा घर बनाना। यास्मीन लारी साहबा, आपकी जो बातें हैं ना, उनसे ये हमें समझ आ रही है इस वक्त के मटेरियल बदलने से पहले हमें सोच बदलनी होगी कि आप लोग अपनी थोड़ी सी सोच बदलें, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, आप ट्राई तो करें इसको। तो अब हमने खास तौर पे शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास फैमिलीज की सोच कैसे बदलनी है, क्योंकि वो तो फॉलोअर्स होते हैं, वो कभी भी रिस्क टेकर्स नहीं होते हैं। तो वो जो फॉलोअर्स हैं उनकी सोच हम कैसे बदलेंगे? कोई आइडिया उसके लिए आपके पास है, कोई तजवीज़ आप देना चाहेंगे?
देखिए उसमें ये है कि अभी हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं, अभी आर्टिजन्स के लिए हैं लेकिन आर्किटेक्ट्स के भी हम करते रहते हैं और हम सबके लिए करने को तैयार हैं कि 3 दिन आके हमारे साथ गुजारें वो। अभी मकली में हम कर रहे हैं, फिर मेरे पास एक बेस कैंप है हज़ारा में जहाँ मैंने तमाम अर्थक्वेक का काम वहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन की थी। हम दोनों जगह पे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने शुरू कर दिए हैं। ख़वातीन को ख़ास तौर से मैं चाहती हूँ कि आगे आएँ और सीखें और ये इंशाल्लाह ये चीज़ जो है ये फैलेगी। और बल्कि मैं आपको एक और प्रोग्राम का बता दूँ जो कि हम कर रहे हैं, ब्रिटिश काउंसिल ने शुरू किया वुमेन ऑफ द वर्ल्ड के साथ, जिसमें हमारी बच्चियाँ जो हैं वो ये चीज़ें बनाएंगी। अभी इस्लामाबाद में हमारी एक बहुत ही अहम रुकन है फौजिया असद खान, वो बना रही हैं, इंशाल्लाह जुलाई में शुरू हो जाएगा। तो बच्चियां जो हमारी आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स हैं और जो फीमेल आर्किटेक्ट्स हैं वो मिलके बनाएंगी। और ये पूरी ये बांग्लादेश में हम साथ साथ कर रहे हैं, वहाँ पे भी मेरे ये यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स फैलाए जा रहे हैं, वो उसी के बेसिस पे करेंगे और फिर इंशाल्लाह इंग्लिस्तान में भी करेंगे। यास्मीन साहिबा कि जिस तरह से आप लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं और जिस तरह से आप आगे अपने प्रोग्राम्स को बढ़ा रहे हैं तो यकीनन ये आगे कामयाब होंगे। आपने अपना कीमती वक्त सुबह पाकिस्तान को दिया, आपका बहुत शुक्रिया आपका। ये सोच कैसे बदलनी होगी, इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि हम ये सोच कैसे बदलेंगे। अगर हमारे पास अल्टरनेटिव मौजूद है जो कि सस्ता भी है, पायदार भी है, हमारे तमाम वो जो खदशात हैं वो दूर होंगे। अच्छा, इसका ट्रेंड थोड़ा सा बनेगा तो फिर ही खदशात दूर होंगे। लोग एक दूसरे को देख कर जो है ना फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो फिर हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपको कम कॉस्ट पे घर मिल रहे होंगे तो आप बना पा रहे होंगे तो ये बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। उम्मीद करते हैं बना सकता है सस्ता, फिर अगर इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा। खैर आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रोग्राम के, तो हम बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए तरक्याती प्रोग्राम्स UNDP की, जिसने गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के फ़रोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम किया जा रहा है और मुतहरिक हो गया वो इदारा। इस सिलसिले में मकामी हुकूमत के साथ मिलकर मुतादिद मंसूबों पर काम भी किया जा रहा है। अच्छा, उनमें से जो एक मंसूबा है ना वो फूड है कि फूड के शोबे में सरमायाकारी है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के मकामी पकवानों और ग़िज़ाओं को उजागर किया जाएगा। ज़बरदस्ती, बड़ा अच्छा आइडिया, क्योंकि वहाँ की जो खाने पीने का तुम्हें तो वैसे भी ज़्यादा अच्छा लगता है और वहाँ की जो ग़िज़ाएं और वो खाने पीने ना वो है भी बहुत ज़बरदस्त हमजा। और इससे ना सिर्फ मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी बल्कि जो मकामी आबादी है उसके लिए रोज़गार के वसी मौके भी पैदा होंगे, क्योंकि अगर वो अपना फूड इंट्रोड्यूस कराएंगे लोगों को जो टूरिस्ट आ रहे हैं तो इससे उनका रोज़गार भी बढ़ेगा। और UNDP ने गिलगित बल्तिस्तान की मकामी आबादी के साथ मुश्तरका मुबाहिसे भी जारी रखे हैं, क्योंकि इससे वो जो है वो उनको इस सकाफत और जो उनका जो ट्रेंड है ना फूड का उनको फ़रोग मिलेगा। बिल्कुल सियाहत के फ़रोग के हवाले से जो है ना बेहतर तौर पर आगाही दी जाएगी। इस इक़दाम से भी रोज़गार के वसी मौके पैदा हो रहे होंगे और मकामी तहज़ीब और सकाफत की बात की जाए वो भी दुनिया के सामने उजागर हो रही होगी। मुझे इकरा रोज़ी गैब्रियल की एक बात बता रही थी, शेयर कर रही थी, वो हमारे साथ ज़रा शेयर वो हमजा दरअसल में ये थी जिस तरह से अब सयाहत जो है वो फ़रोग पा रही है, दोबारा से कोविड के बाद ये सयाहती सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो वहाँ पर जो हुंजा में क्योंकि इस टाइम वो रोज़ी गैब्रियल मौजूद हैं तो वहाँ पर लोगों ने उनसे शिकायत की है कि क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत है जिनको मतलब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर है, तो लोगों ने उनसे कहा है कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं क्योंकि हम बहुत वेलकमिंग है, हुंजा के लोग वाकई में बड़े वेलकमिंग है। हमजा अगर तुमने एक्सपीरियंस किया हो तो वो लोगों को खुशामदीद कहते हैं वहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं, लेकिन उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि जितने भी लोग वहाँ पर आ रहे हैं वो आए, इंजॉय करें, लेकिन वहाँ पे गंद ना फैलाएं, कूड़ा ना फेंकें, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अब इस तरह के केसेस भी सामने आए, क्योंकि कूड़ा लोग वहाँ पर फेंक रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें खाई हैं तो रैपर्स वहाँ पर फेंक दिए, तो इस किस्म की जो चीज़ें वो ख़राब मतलब इस तरह के माहौल दोस्त जो चीज़ें वो माहौल को दोस्त को मतलब बनाना चाहिए ना, माहौल दोस्त चीज़ों को बनाना चाहिए, ख़राब नहीं करनी चाहिए। तो शहरियों से ख़ास तौर पर अपील की जाती है जब ऐसे खूबसूरत कुदरती मकामात पर जाएँ तो गंद मत फैलाएं। कोशिशें हो रही हैं, पाकिस्तानी सयाहत को दुनिया भर में जो है एक्नॉलेज किया जा रहा है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं बाहर से। और वज़ीर-ए-आज़म साहब का तो पहली तकरीर हम जब वज़ीर-ए-आज़म साहब की जब दोहराते हैं, याद करते हैं उसको, तो फिर हमें पता लगता है कि सयाहत के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। तो सयाहत के हवाले से बहुत ज़्यादा मौके पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन हमें भी कुछ अपने रवैयों को बदलना होगा। और फिर मकामी सकाफ़त की हम बात कर रहे होंगे तो उसका जब उसको उजागर किया जा रहा होगा तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हम क्योंकि बात कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की, हम बात कर रहे हैं, हम सयाहत की बात कर रहे हैं, वहाँ पर मौसम बहुत अच्छा होता है, तो फिर क्यों ना पूरे मुल्क के मौसम की बात कर लें। कल कराची में जो है बारिश हुई है, ये बहुत अच्छी खबर थी कि कराची वालों के चेहरे खिल उठे थे और बारिश हो रही थी, बादल जो है वो बरस रहे थे ना, वो समंदर का भी रुख कर लेते हैं हमजा, क्योंकि वो मौसम जिस तरह से अच्छा होता है तो समंदर का रुख करते हैं, वहाँ पर एंजॉय करते हैं जाके। तो पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में भी मौसम जो है वो अब थोड़ा गर्मी का जोर टूटता दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑब्वियसली बात है मानसून जो है मानसून
मानसून प्री मानसून है, इसीलिए फिर गर्मी का जोर भी थोड़ा टूटेगा, लेकिन इसके बाद भी गर्मी की लहर दोबारा भी आ सकती है। तो सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है ना, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं, डायरेक्टर महकमा मौसम। वो अच्छी खबरें हम मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ कि अच्छी खबरें हमें देंगे। तो जब वो बताते हैं ना कि कोई नया सिस्टम दाखिल होने वाला है, बारिश होगी, तो जो है ना चेहरे खिल उठते हैं। मैं भी इधर जो है बड़ा खुश हो जाता हूँ। आज भी जानते हैं कि हमें क्या बताने जा रहे हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। कैसा मौसम रहेगा? कराची से तो सिस्टम शायद निकल गया है, अब बारिश नहीं होगी वहाँ पर? जी वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ऐसे ही है। कराची में तो कल भी कोई शहर के अंदर तो कोई ख़ास बारिश नहीं हुई, अलबत्ता मुज़ाफ़ाती इलाके जो थे उनमें बारिश हुई, और अलबत्ता बादल तो पूरे शहर पे शाम को छाए, तो लोगों में काफ़ी उम्मीद पैदा हुई, लेकिन हल्की बूंदाबांदी हुई बेशतर जगहों पर शहर के अंदर। अलबत्ता मुज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश हुई, तो कराची से सिस्टम वाकई निकल चुका है। ईस्टर्न सिंध पे है कुछ ना कुछ, ख़ासकर उमरकोट, थर पार्कर, मीरपुर खास साइड, मदीन साइड पे, तो वहाँ आज शाम को भी और रात को भी एक्सपेल हो सकता है। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा सरदार सरफराज साहब, अगर देखा जाए मुल्क के दीगर हिस्सों की बात की जाए तो आइंदा हफ्तों में मौसम कैसा रहेगा? ज़रा बाकी भी पाकिस्तान की जो आवाम है उनको भी खुशखबरी कोई सुना दे, कोई और नया सिस्टम दाखिल हो रहा है? देखिए, जो एक्सपेल चल रहा है ये तो है अभी, आज 19 जून है, तो 21 से 22 तक है ये, फिर 23 मतलब उतना कोई उस तरह का नहीं है जिसे कहते हैं ना वाइड स्प्रेड रेन नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का जगहों में, जैसे आपकी उधर इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, बिल्कुल जो ईस्टर्न पट्टी है हमारे मुल्क की है, उसमें चांसेस हैं कि इक्का दुक्का जगहों में स्कैटर्ड सी रेन इस तरह से ऑन एंड ऑफ मुतवक्के है। अगले 2-3 दिन है, और फिर 3-4 दिन का गैप आएगा, फिर 26-27 को बाकायदा से मानसून हवाओं का दाखिला खासकर नॉर्थ पाकिस्तान में और फैसलाबाद और उससे ऊपर के जो इलाके हैं उनमें दाखिल होगा वो सिलसिला, तो फिर एक्सपेल आएगा उसमें। जी ठीक है सरदार सरफराज साहब, मतलब कि अभी हम प्री मानसून में दाखिल हो चुके हैं और मानसून 27-28 जून से जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, नया सिस्टम दाखिल हो जाएगा। तो अब हम कुछ कह सकते हैं इस दफ़ा बारिशें ज़्यादा होंगी, कम होंगी, या अभी भी कबल अज़ वक्त है कुछ कहना? देखिए, वो तो आउटलुक जो इशू हुआ था उसके मुताबिक तो यही है कि जो नॉर्थ पंजाब है, यानी लाहौर से ऊपर का जो इलाका है, उस सारे इलाके में मामूल से ज़्यादा बारिश ही की एक तरह से दिखाई गई तस्वीर के लिए। अगले जो पूरा सीज़न है 3 महीनों पर मुश्तमिल, उसमें मामूल से ज़्यादा हैं उस इलाके में। इसी तरह सिंध के भी बिल्कुल जो नीचे का एरिया है, सदरन सिंध इंक्लूडिंग कराची, इन जगहों में भी मामूल से ज़्यादा, लेकिन ये बताना ज़रा मुश्किल है अभी कि मामूल से कितनी ज़्यादा है। ठीक है, देखें बहुत ज़्यादा है या मामूल से कुछ ज़्यादा है, ये आगे जाके वाज़ेह होगा। सही, ठीक है। तो सरदार सरफराज साहब, हमें आप ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि अब हम मौसम की क्योंकि बात कर रहे हैं, रात के औकात में हब्स की भी शिकायत होती है, हम देखते हैं मानसून के अंदर और उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है मानसून के दौरान और उसके बाद, तो वो कैसे हालात रहने जा रहे हैं? या हब्स होगा? भाई गर्मी है, गर्मी तो आप लोगों को बर्दाश्त करनी होगी, हर साल ही करते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। जी बिल्कुल, गर्मी का सीज़न है जाहिर है, और जब मानसून के दिनों में आपको पता है कि कराची में और जो कोस्टल एरिया है हमारा सारा, इसमें बेहतर हो जाता है मौसम, इसलिए कि यहाँ दिन के बेशतर हिस्सा में बादल छाए रहते हैं और हवाएं चलती रहती हैं और हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहता है अगर मेजर बारिश की स्पेल ना हो तो भी। अलबत्ता नॉर्थ में ये है पाकिस्तान में कि मानसून हवाएं जब दाखिल हो रही होती है, बारिश हो रही होती है, तो फिर तो बहुत अच्छा मौसम होता है, लेकिन बीच में जब गैप आ जाता है तो उसमें हब्स रहता है, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि बारिशें जो हैं वो होंगी और मौसम अच्छा रहेगा। आज अच्छी खबरें जो है ना सरदार सरफराज साहब ने हम तक पहुंचाई हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आते रहा करें और हमें अच्छी खबरें देते रहा। शुक्रिया सर। अच्छा, आगे चलते हैं। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया है और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक आगाही मुहिम शुरू की गई है, जिसमें कहा गया है कि शहरी फाटक क्रॉस करते हुए एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। हमजा, ये बहुत ज़रूरी है। गैर कानूनी अंदाजे से, मतलब गैर कानूनी अंदाज से अगर हम रेलवे लाइन अबूर करते हैं या लाइन पर से गुजरते हैं तो ये कानूनन एक जुर्म है। रेलवे हुकाम का कहना है कि रेलवे लाइन अबूर करने के लिए फाटक और रेलवे पुलों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब ट्रेन इतनी स्पीड में जा रही होती है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसी है। और इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई भी उन्होंने कहा कि की जाएगी। और मुहिम में ये भी कहा गया है कि शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपनी भी और दूसरों की भी जिंदगी
जिंदगियों की हिफाजत करें, उनको महफूज अच्छा जी, बनाएं। फाटक में होता क्या, अगर आप किसी छोटे इलाके पे चले जाए ना इकरा, फाटक में होता ही है कि जी फाटक बंद हो गया है। अब बाइक्स वाले और साइकिल्स वाले ने तो पता है क्या करना है कि फाटक फिर बंद भी है, उन्होंने पटरी क्रॉस की करने तरफ की चले कोशिश जाना है, करें, उन्होंने बिल्कुल। करना है कि जी ऊपर से जाएं, और ये जो है ना सेकंड्स की गेम हो रही होती है, ऐसा लगता है कि जिस मूवी तरह से शूट हो फुटेज रही में है। भी हम हमारे व्यूअर्स देख सकते होंगे, क्योंकि अगर फाटक बंद भी हो लोगों को फिर भी होता है कि हम बस जल्दी से क्रॉस हम कर निकल लें। जाएं, हम हालांकि निकल जाएं। फाटक बंद करने का मकसद यही है कि ट्रेन आ रही है, अभी आप रुक जाए, जब ट्रेन गुजरेगी फाटक खुलेगा तो फिर आप जो ट्रैफिक की रवानी है वो बहाल होगी। सेफ्टी के लिए बंद की जाती है ना, कि इस तरह तो नहीं बंद फाटक को किया जा रहा होता कि जी के आप लोगों के लिए जो है ये कोई बंदिश है या आप लोगों को जो है जबरी तौर पर वहाँ पर रोक दिया गया, ऐसा नहीं है। ये एक तरीकाकार है, आपकी हिफाजत तो यकीनी बनाने के लिए इस तरह के जो है ना मेजरमेंट्स लिए जाते हैं, ताकि आप जो है ना आप लोग बल्कि आपको चाहिए कि आप इस पे अमल और करें। अपने जानवरों को चराना भी छोड़ दिया करें ज़रा। आप पटरी के ऊपर जानवर होते हैं, आप उनका ख्याल नहीं कर रहे होते हैं, ये बड़ा ख़तरनाक होता है और अक्सर ऐसे हादसे होते हैं कि जानवर भी इसकी जद में आ जाते हैं। तो बहुत ख्याल अपना भी किया करें और जानवरों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल किया करें। यहाँ पर हम एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कराची की बात करते हैं। कराची के वासी समुंदर के करीब रहने के बावजूद पानी को तरस रहे हैं। जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है, और जब यही पानी सोने चांदी के भाव बिकेगा तो भला आदमी जिंदा कैसे रह सकता है और परेशानी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर देखा जाए तो शहरी पानी के उसूल के लिए अपना सुकून भी, वक्त और पैसा तीनों ही सर्व करने पर मजबूर है, लेकिन फिर भी पानी नहीं मिल रहा है। कराची को पानी की फराहमी के लिए K4 जैसे अजीम मंसूबे का आगाज साल 2002 में तो हुआ था। इस वक्त अहम सवाल हमजा ये होता है कि क्या ये मंसूबा मुकम्मल होने के बाद शहरी में जो शहर है, हाँ क्या है, अगर तो मंसूबा कंप्लीट होगा कभी ठीक है, लेकिन अगर जब कभी हो गया इन फ्यूचर तो क्या शहर में पानी का जो मतलब तनासुब है या पानी की जो कमी है वो पूरी हो सकेगी? इसी पर माहिरीन ये कह रहे हैं कि कराची में पानी की यौमिया ज़रूरत 1500 मिलियन गैलन है, जबकि फराहमी गुज़श्ता 15 साल से 550 मिलियन गैलन यौमिया पर रुकी हुई है। अगर 50% भी नहीं है। हाँ जी, और अगर K4 जादू की छड़ी से बन भी जाए तब भी इससे महज 260 मिलियन गैलन पानी का इजाफा होगा और शहर को पानी की मजमूई फराहमी 810 मिलियन गैलन यौमिया हो जाएगी। ये पानी की हमजा तब जाकर 50% हो रहा है। हाँ जी, उसके बाद कंप्लीट नहीं और हो ये रहा। फर्जी मिकदार है, फर्जी मिकदार हम अभी ये कर रहे हैं। हम कह रहे हैं काश ऐसा कभी हो जाए, कोई जादू की छड़ी हो, मतलब कि अगर ये दस्तयाब हो भी जाए तो शहर की ज़रूरत का सिर्फ 50% ही पूरा कर सकेगा। तो हमने सारी नज़रें जो हैं, सारी उम्मीदें K4 से वाबस्ता की हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है तो फिर हमें क्या करना होगा, ये भी सवाल आता है। ये सवाल तो उठता है K4 से मुतालिक इन हक़ाइक़ पर अगर कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड से लेकर अगर सिंध हुकूमत की बात की जाए और विफाक तक, किसी ने भी गौर नहीं किया है कि मनसूबे की लागत जो है वो 24 अरब से 100 अरब तजावज़ कर गई है, लेकिन अवाम के टैक्स के पैसों से उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के अलावा अभी तक कुछ और हो नहीं सका, ना किया जा सका। अच्छा, अब ये जो बात हमें समझ आई है, हम ये समझने की मज़ीद कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश भी करेंगे कि क्या वाकई ऐसा है कि नहीं है। और 2002 में जब इसका आगाज़ हुआ, अब कराची के शहरी जो हैं वो किस ज़हनी अजियत का शिकार है पानी की किल्लत की वजह से, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की है। उनको किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, तो वो बताते हैं कि भाई हम तो टैक्स दे रहे हैं, हमें तो पानी मिलना चाहिए, लेकिन हमें पानी नहीं मिल रहा है, पैसे दे के भी नहीं मिल रहा, पैसे दे के भी नहीं मिल रहा। और हमजा दूसरी बात ये कि जो लोग हैं वो परेशान है कि यार एक तो समंदर किनारे बैठे हैं, उनको ये होता है कि हम तो समंदर किनारे बैठे हैं, हमारे शहर में पानी ही पानी है, लेकिन हमें पीने के लिए पानी जो है वो मुहैया नहीं हो रहा। इसी सारी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। माहिर आबी उमूर शहाब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। क्या ये दुरुस्त है कि K4 मंसूबा पूरा होने पर भी कराची का जो पानी है वो सिर्फ 50% ही मसला हल कर पाएगा? देखिए जी, कराची की पॉपुलेशन नो डाउट बढ़ती जा रही है और कराची का जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो भी ज़ाहिर है बढ़ती जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे हक़ाइक़ भी हैं जो शायद अभी तक पूरी तरह उनको आवाम तक नहीं पहुंचाया गया। इस वक्त कराची को तकरीबन 650 मिलियन गैलन पर डे के हिसाब से मिलता है। 550 मिलियन गैलन मिलता है किंजर से और 100 मिलियन गैलन मिलता है हब रिवर से। ठीक है। अब हब रिवर जो है वो पेरिनियल रिवर नहीं है, अगर वहाँ पे हब डैम में पानी होता है तो फिर पानी मिलता है कराची को, लेकिन अब 650 मिलियन गैलन पे भी अगर आप देखें तो जाहिर है कराची की पॉपुलेशन 2 करोड़ से ज़्यादा है, बिल्कुल पानी तो बहुत यहाँ पे,
लेकिन उससे भी बड़ा अलमिया जो है वो ये है कि आपको सुन के हैरत होगी कि 650 मिलियन गैलन में से 1/3 पानी जो है, तकरीबन 200 मिलियन गैलन पानी जो है या चोरी होता है या जाया हो जाता है। अच्छा, अब आप देखें कि जब 1/3 पानी आपका, वो जिसको नॉन रेवेन्यू वाटर बोलते हैं, जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, और जब मैंने वाटर कमीशन बनवाई थी तो कराची में 100 से ज्यादा इलीगल हाइड्रेंट्स थे जो चल रहे थे, और यहाँ पे टैंकर माफिया जो आपको पता है कि वो उसके साथ मिलके वाटर सिविल बोर्ड वाले जो है, ये पूरा 1 बिलियन ट्रिलियन ऑफ रुपीस का एक बहुत बड़ा स्कैम है। ठीक है, वो हमने खत्म करवा के सिर्फ 5 या 6 हाइड्रेंट लीगली हमने वो कायम करवाए थे, और एक बड़ी इंतहाई साइंटिफिक किस्म की रिकमेंडेशन दी गई थी, और उस पर ऑर्डर भी हो गया था सुप्रीम कोर्ट का कि जी आप जो 150 पंपिंग स्टेशन हैं कराची में, हर पंपिंग स्टेशन पे आप वाटर मीटर लगा दें ताकि पता चले कि A पॉइंट से B पॉइंट तक पानी कितना गया, और उसमें पानी की चोरी को आप रोक सकते हैं। अब देखें, एक तो पानी नहीं है, ऊपर से आप 1/3 पानी जो है तकरीबन 30, यानी ये समझ लीजिए कि अगर वो 1/3 भी बच जाए तो बहुत सारा पानी जो है कराची में अवेलेबल है। मेरा अपना अंदाजा ये है कि अगर कराची को 900-950 मिलियन गैलन पर डे के हिसाब से भी मिल जाए तो बहुत है। अच्छा, क्योंकि अभी आप देखें ना कि 350-400 मिलियन गैलन पर डे के हिसाब से आम शहरी को जो पानी मिल रहा है उससे बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, लेकिन वो आज तक वाटर मीटर्स नहीं लगे, आज तक वो पानी बिक रहा है, आज तक वो पानी, उसमें बहुत बड़े बड़े इदारे शामिल हैं, इंडस्ट्री शामिल है, पैरेलल पाइप्स लगाए हुए हैं। तो अब सिर्फ ये सप्लाई साइड नहीं है। अच्छा, सवाल ये है कि आपको जो उसके ऊपर जो गवर्नेंस है, जो करप्शन है, जो बहुत बड़ी माफियाज हैं, उनको भी आपको जो है ना टैकल करना है। ये कराची की जो वाटर शॉर्टेज है, ये एक इंडस्ट्री है, ये करप्शन का बहुत बड़ा जरिया है। दुरुस्त बात है। आप जब खासतौर पे वाटर स्कैरसिटी बढ़ जाती है, उस वक्त आप देखें तो बेचारे हम कराची के रहने वाले जो हैं वो हम तरसते हैं एक एक पानी की बूंद के, और मिन्नतें कर रहे होते हैं वाटर टैंकर ऑपरेटर्स को, माफिया को, कि जी खुदा के वास्ते एक टैंकर पहुंचा दें। वो जो 3,500 रुपए का टैंकर है वो 7,000 रुपए में बेच रहे हैं। बात है। तो अब ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। ठीक है, ठीक है शाह साहब, हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है, हम उसकी बात कर लेते हैं। कराची का मसला हम कैसे और हल कर सकते हैं? अच्छा, दुबई तर्ज की बहुत ज्यादा बात होती है, डिसैलिनेशन जो है प्लांट्स हैं, उससे शायद ये मसला हल हो सकता है। क्या ये बातें दुरुस्त हैं, की जाती हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा होता? पहली बात तो यह है कि आपको कराची वाटर सीवेज बोर्ड या जो कराची का जो वाटर गवर्नेंस है उसको ठीक करना पड़ेगा, बिल्कुल ड्रास्टिकली रिफॉर्म करना पड़ेगा, उसको ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। दूसरा ये कि K4 का जो मंसूबा था जो 2002 में जो है वो कमीशन हुआ था, और उस वक्त 7-8 अरब रुपया इसकी कॉस्ट थी जी, और उसमें मेजर कंपोनेंट जो था वो फेडरल गवर्नमेंट को देना था और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अपना पार्ट देना था। लेकिन वो 2002 से लेके 2016 तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर 2016 में वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया WFO को जी। अब WFO ने कभी, उनका कोई तजुर्बा भी नहीं था मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वर्क्स का, बगैर टेंडरिंग के 25.5 बिलियन का WFO को उन्होंने FWO को उन्होंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 2016 में, और 2019 में K4 का मंसूबा जो है वो खत्म होना था, और तकरीबन कोई 350 मिलियन गैलन आपको पानी मिल जाता। लेकिन उसमें इतने ग्लेयरिंग जो है वो डिजाइन डिफेक्ट्स थे, अलाइनमेंट के डिफेक्ट्स थे, और बहुत सारे मसाइल थे जिसकी वजह से वो कंप्लीट नहीं हुआ। और मैं आपको छोटा सा मिसाल देता हूं कि अब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें 3 कैनाल्स निकलने थे किंजर से, और वो कराची तक पानी जो है वो सिर्फ ग्रेविटी पे नहीं आना था, और पंपिंग स्टेशंस भी नहीं थी। लेकिन पंपिंग स्टेशंस के लिए आपको इलेक्ट्रिक पावर हाउसेस प्रोवाइड करने थे, लेकिन PC1 जो उसमें पावर हाउस का प्रोविजन ही नहीं दिया गया। फिर उसके बाद कम से कम को 28-29 दफा उसकी अलाइनमेंट चेंज की गई ताकि जो DHA को और बहरिया को, इन सबको पानी मिले। तो अब जब आपने उसको जो ओरिजिनल उसका जो था प्लान, जो डिजाइन थी, उसको आपने तकरीबन 28-29 दफा चेंज किया, उससे जाहिर है वो जो टाइम था, वो जो जिस पे खत्म करना था वो बढ़ता गया, और आज हम 21 में बैठे हुए हैं। अब जो एस्टिमेशन बताई जा रही है कि तकरीबन 150 अरब रुपया इस पे लगेगा।
और अच्छा, अभी तक शहाब साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी भी 150 अरब रुपए लगेगा, लेकिन इन फ्यूचर क्या देखते हैं? क्या ये K4 का जो मंसूबा है मुकम्मल हो भी पाएगा या फिर हम इसी तरह इंतजार करते रहेंगे? मैंने आपसे गुजारिश की ना कि ये एक्चुअली अब सुना है कि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसको कंप्लीट करेंगे, जी। लेकिन इसमें बहुत सारे मसाइल हैं जो बीच में बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं, हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं। सही। वो कहते हैं हमको पानी दे पहले, फिर कराची को पानी जाएगा, और उसके बाद मैंने जैसे आपको कहा कि उसमें टेंडरिंग नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, उसकी ट्रांसपेरेंसी अपनी सही। जगह पे जो है इस वक्त सवालिया निशान बनी हुई है। और अब आपको मजीद जब कॉन्ट्रैक्ट देने होंगे तो उसमें आपको प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हर जितने भी ब्यूरोक्रेसी जो भी है वो डरती है कि ये हम अगर इसमें पढ़े और बाद में कुछ उसके नैब के और दूसरे केसेस निकल जाए हमारे खिलाफ तो हम फिर हम फेस करेंगे। तो एक तो डिस्ट्रस्ट है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में, वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पैसे नहीं देंगे, वो खा जाएंगे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है कि जी फेडरल गवर्नमेंट के तो शाह साहब, इसका क्या हल ये है कि सिंध में और वफाक में एक ही गवर्नमेंट हो, फिर शायद ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा, या ये भी हल आपको नजर नहीं आता? ये माजी में हम देख चुके हैं। वो भी तो हुआ था ना, मुशर्रफ के ज़माने में ये प्रोजेक्ट जो है वो कंसीव हुआ था 2002 में, और मुशर्रफ 7-8 साल तो रहा। हाँ जी। लेकिन उस जमाने में तो आप पता है मुशर्रफ पावरफुल था, कराची में MQM की गवर्नमेंट थी, लेकिन फिर भी नहीं बन सका। मैंने गुजारिश की ना कि मसला सारा जो है वो नियत का है, आपका इंटेंशन क्या है, आपको क्या लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी, जो बेसिक नीड्स हैं वो आपको देनी है नहीं देनी। क्योंकि इस वक्त इतना ज्यादा हमारा जो गवर्नेंस का निज़ाम है वो पूरे मुल्क का, खासतौर पे यहाँ पे, कि अब हर चीज़ जहाँ पे भी आपको बुनियादी ज़रूरतें भी अगर आपको मुहैया करनी है तो वहाँ पे भी करप्शन है। अब पानी मैंने बताया ना कि आप अंदाज़ा करें कि जो कराची वाटर सीवेज बोर्ड का जो प्रोविजन है टैंकर को पानी मुहैया करने का सिर्फ 1% है। ठीक है। यानी तकरीबन वो कोई 1,15,00,000 गैलन्स कहते हैं कि हम देते हैं टैंकर्स के थ्रू, लेकिन आप देखेंगे आधी कराची जो है वो टैंकर से पानी ले रही होती है। बिल्कुल ऐसे। तो आप अंदाजा करें कि ये ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की गेम है, बिलियंस भी नहीं, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का करप्शन है। बिल्कुल ठीक है, नीयत एक बहुत बड़ी रुकावट है इस मंसूबे के मुकम्मल होने में। बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब, सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि मसाइल हल हों, और अगर हम K4 की बात कर रहे हैं तो ये जब हमने आपके साथ जो आदादोशुमार शेयर किए हैं, हमने आपके साथ फैक्ट्स शेयर किए हैं, उसमें यही पता लग रहा है कि अगर K4 बन भी जाता है तो फिर 50% ही जो है ज़रूरत पूरी हो रही है। मतलब कंप्लीट जो है 100% कह सकते हैं कि वो नहीं हो सकता, लेकिन हो सही है, मतलब कुछ तो बढ़ेगा, कुछ फ़ायदा तो होगा, कुछ अज़ियत में कमी आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर आगे बढ़ते हैं हमजा, और कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि जहनी अमराज की अगर बात करें, डिप्रेशन, एंजाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में अगर जहनी अमराज को तस्लीम करना तो अगर देखा जाए तो दूर की बात है, उससे मुतालिक बात करने से भी लोग जो है वो हिचकिचाहट महसूस करते हैं। हालांकि डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो पाकिस्तान में तेज़ी से फैलने वाले अमराज या मसाइल में आप कह लें कि शामिल हो। अच्छा, ये अब तुमने मुझे बताया, मैं मतलब कि हम सबको बता रहे हैं, अगर आप किसी शख्स को बताएंगे वो कहेगा अच्छा बाकी, और उसको पता ही नहीं होगा शायद वही इस मरज़ में जो है खुद भी मुब्तला होगा। हमें इस बात का इल्म ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि डिप्रेशन कहते किसको, एंजाइटी कहते किसको है। और सबसे ज़्यादा इसका शिकार अब नौजवान नस्ल हो रही है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में डिप्रेशन के मरज़ की शरह 22 से 60% तक हो चुकी है, और कराची में ये शरह 47% है। बिल्कुल तशवीशनाक बात ये भी है कि पाकिस्तान में नई नस्ल जो है वो तेज़ी से डिप्रेशन का शिकार हो रही है, और एक अंदाजे के मुताबिक जहनी अमराज की शरह अगर इसी तरह बढ़ती रही तो 2050 तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जहनी जो मसाइल है और बीमारियां उनके हवाले से आलमी रैंकिंग में 6ठे नंबर पर होगा। और सबसे बड़ा मसला ये है कि 6ठे नंबर पर खुदा न खास्ता अगर ये होगा तब भी अगर हमें यही नहीं पता होगा कि ये बीमारी, और हम फिर हिचकिचाहट महसूस कर रहे होंगे, हम घबरा रहे होंगे कि हम लोगों को बेटा नहीं बताना कि आप डिप्रेशन के मरज़ में मुब्तला हो चुके हैं, बेटा लोगों को नहीं बताना कि आप एंजाइटी के मरीज़ हैं। तो अगर हम उसको मतलब समझना ही नहीं चाह रहे और हम उसको अपने लिए समझ रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर हम ये बता देंगे कि जी कि डिप्रेशन के मरज़ में हमारा बच्चा मुब्तला हो चुका है या हम मुब्तला हो चुके हैं, तो पता नहीं सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, सोसाइटी किस तरह से मतलब मिसबिहेव तो नहीं करेगी हमारे साथ। इस तरह की जो खौफ है वो लोग मजाक तो नहीं उड़ाएंगे लोग। बिल्कुल, सबसे बड़ी किस चीज़ का डिप्रेशन है भाई, और सबसे बढ़ के लोग कहते हैं हाँ ये, और फिर जिसमें इंसान को डिप्रेशन या एंजाइटी तो लोग हमारे सोसाइटी में कहते हैं ये तो पागल है भाई,
मतलब उसको नहीं, सीरियस नहीं मैंने लेते तो ज़्यादा हैं। ये सुना कि तुम तो बिल्कुल। हट्टे कट्टे हो, तुम्हें किस चीज़ का डिप्रेशन और है, कुछ तुम्हारे तो लोगों सारे को मामला ठीक है। बिल्कुल ऐसे, कुछ लोगों को ऐसे भी होता है और कुछ लोगों को लोग पागल भी कहते हैं, जो कि मतलब ये कि अच्छी चीज़ नहीं है। आप इन लोगों को सीरियस लें क्योंकि ये एक मसला बनता जा रहा है इसकी पाकिस्तान में नौजवान आखिरी और समय खास खतरनाक तौर हद पर। क्या है इकरा, बिल्कुल। कि आप खुदकुशी के बारे में सोचने लगते हैं और सिर्फ सोचने नहीं लगते, ये बल्कि लोग खुदकुशी कर करते भी भी सकते हैं। हमने बड़े बड़े स्टार्स को देखा है, हम बिल्कुल। समझते हैं कि जी कि किसी के पास पैसे हैं तो उसको तो डिप्रेशन में मुब्तला ही नहीं होना चाहिए, पैसा तो हर मसले का हल है। हम बड़े बड़े स्टार्स को देखते हैं कि वो खुदकुशी करते हैं और रीज़न क्या होती है? रीज़न हमें डिप्रेशन और एंजाइटी नज़र आ रहे होते हैं। उनके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके पास फेम भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो खुद को मारने तक, अपना मतलब कि अपनी ज़िंदगी लेने तक, अपनी जान लेने तक चले जाते हैं और ये बहुत मुश्किल मरहला होता है। इस पूरे प्रोसेस से कैसे हम बचा सकते हैं लोगों को कैसे बता सकते हैं कि आप इस मरज़ में मुब्तला हो गए हैं? कोई बात नहीं, इसका इलाज मौजूद है, हम आपका इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल, इसी पर हम सारे मामले पे बात करते हैं। मारूफ माहिर डॉक्टर हुमा असलम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हुमा, गुड मॉर्निंग। वैसे हमारे व्यूअर्स को बताइएगा एंजाइटी डिप्रेशन है क्या और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि उन्हें डिप्रेशन या एंजाइटी का जो है मरज़ अब लाहक हो गया है। अच्छा, डिप्रेशन और एंजाइटी कॉमन साइकाट्रिक इश्यूज़ हैं और इनकी कुछ सेट ऑफ सिम्टम्स होती हैं। ये उतनी ही रियल बीमारी हैं जैसे कोई फिजिकल इलनेस होती है और जैसे किसी को डायबिटीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है, इसी तरह डिप्रेशन और एंजाइटी रियल मसले हैं। और इसको ये कहना कि तुम हट्टे कट्टे हो, तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो, तुम अपने कुव्वत इरादी से इससे निकल सकते हो, तो क्या कोई कुव्वत इरादी से डायबिटीज़ से निकल सकता है? या किसी की हड्डी टूट जाए, आप उससे कहें कि अपनी विल पावर से इसको ठीक कर लो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। पहले तो ये तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है कि ये बीमारी है और बीमारी का इलाज होता है, ठीक है। फिर उसको इस तरह की बातें करना कि अपनी कुव्वत इरादी से निकलो या तुम्हें ऐसा सोचने की क्या ज़रूरत है, अगर वो खुद इसको ओवरकम कर सकता तो वो आपके पास ये बात करने क्यों आता? और सबसे ज़्यादा तो वो खुद सफ़र कर रहा है, उसका फंक्शनल डिक्लाइन आ रहा है, वो जैसे परफॉर्म कर पाता था वैसे परफॉर्म नहीं कर पा रहा। और वही बात कि अगर इसको टाइमली सॉल्व ना किया जाए तो बात खुदकुशी तक भी जा सकती है। और 15% लोग जो डिप्रेशन और एंजाइटी के मर्ज़ का शिकार होते हैं वो खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं अगर उनको ट्रीटमेंट ना मिले। और अच्छी चीज़ ये है कि ये 100% ट्रीटेबल इश्यूज़ हैं। मसला ये है कि हम ट्रीटमेंट की तरफ आते ही नहीं हैं, हम मानते ही नहीं हैं कि ये कोई बीमारियां हैं और जब तक हम बीमारी तस्लीम नहीं करेंगे हम उसका इलाज नहीं करवाएंगे। अभी आपने बात की कि इनकी अलामात क्या होती हैं, तो डिप्रेशन और एंजाइटी में अगर पहले डिप्रेशन की बात की जाए तो इसे सैडनेस या अफसुर्दगी की बीमारी भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक अफसुर्दगी या सैडनेस एक इसका की फ़ीचर होता है और वो अफसुर्दगी नॉर्मल सैडनेस से डिफरेंट होती है। किसी का एग्ज़ाम फेल हो जाए वो नॉर्मली सैड होगा, लेकिन कुछ देर तक वो सैडनेस रहेगी। उसके फ्रेंड्स वगैरह आ गए तो वो बेहतर महसूस करेगा, उसने कोई मूवी देख ली तो वो बेहतर महसूस करेगा। इसकी सैडनेस परसिस्टेंट और प्रिवेलेंट रहती है हर चीज़ में, मतलब वो हर वक्त सैड रहता है, चाहे कुछ भी हो रहा हो और कुछ भी कर रहा हो, किसी भी दिल बहलाने वाली चीज़ में वो खुशी महसूस नहीं करता। जो चीज़ पहले उसके लिए इंटरेस्ट का बायस होती है अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती, वो हर वक्त थका महसूस करता है और सोचों पे एक इस तरह एक मनफी किस्म की सोचें आती है, एक पर्दा पड़ जाता है आंखों के आगे जिसमें उसे हर चीज़ नेगेटिव नज़र आती है। अपने बारे में मनफी ख्यालात आते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, आई एम अ टोटल फेलियर। मुस्तकबिल के बारे में मनफी ख्यालात आते हैं कि मुस्तकबिल में कुछ बेहतर हो ही नहीं सकता। अपने आप को वर्थलेस फील करता है, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस आती है, लाइफ डज नॉट सीम वर्थ लिविंग, ज़िंदगी रहने के काबिल नहीं लगती। और समटाइम ये ख्यालात आते हैं कि इस ज़िंदगी को ख़त्म करना ही इस मसले का वाहिद हल है। और फिर भूख और नींद के मसाइल पैदा हो जाते हैं, नींद नहीं आती, अगर नींद आ भी जाती है तो सुबह के टाइम फ्रेश नहीं उठते, भूख कम हो जाती है। ये डिप्रेशन की कुछ अलामात हैं। अगर इसके बरक्स एंजाइटी की बात की जाए तो एंजाइटी को आम ज़बान में खौफ की बीमारी कहा जाता है। और खौफ हर एक को नॉर्मली कभी ना कभी खौफज़दा महसूस करता है। जैसे मेरा इंटरव्यू है तो मैं थोड़ा सा खौफज़दा होंगी, मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़केगा, पैल्पिटेशंस हो सकती हैं, हाथ कांप सकते हैं, पसीना आ सकता है। ये नॉर्मल खौफ की, जब आप खौफ में होते हैं ये अलामतें होती हैं। एंग्जाइटी में बग़ैर वजह के खौफ होता है। बच्चा बाहर चला गया, खैरियत से वापस आ जाए, कुछ हो ना जाए, और इसको सोच के ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है। हर उस चीज़ के बारे में सोच आती है जिसके होने के बहुत कम इम्कानात होते हैं या होने के इम्कानात नहीं होते। उस
चीज़ को सोच के भी परेशानी होती है, और उस परेशानी में सारे फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे पैल्पिटेशंस हो गई, हार्ट रेट तेज़ हो गया, सांस लेने में मुश्किल आई, मैदे के मसाइल पैदा हो गए, हाथ पाँव कांपना, ठंडे पसीने आना, और साथ में चक्कर आना, चिड़चिड़ापन आना मिजाज में, नींद और भूख के मसाइल इसमें भी पैदा हो सकते हैं। तो ये बेसिकली खौफ की बीमारी है, वो उफ़्सुर्दगी की बीमारी है। ठीक है। एंग्जाइटी में प्रीडोमिनेंटली फिजिकल सिम्टम्स होती हैं, और ये नॉर्मली इनको पीछे नॉर्मली ये प्रेजेंट करते हैं किसी फिजिशियन के पास कि इनको मैदे के बहुत मसाइल हो रहे होते हैं, या फिर ये दिल की धड़कन तेज़ हो रही होती है, तो ये बार बार कार्डियोलॉजिस्ट के पास विजिट करते हैं, और पीछे बेसिकली एंग्जाइटी होती है, वो खौफ होता है जो इनको चैन से बैठने नहीं दे रहा होता। डॉक्टर हुमा, ये हमने सारी बातें आपकी सुनी और हमने इससे काफ़ी कुछ सीखा। हल पे जाने से पहले कि इसका इलाज क्या है, हल क्या है, कैसे इसको ट्रीट किया जाए, हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर, जैसे हम अभी बता रहे थे कि रिपोर्ट के मुताबिक शराब बढ़ती चली जा रही है। जब हम देखते हैं बच्चा टीन एज में आ रहा होता है, कुछ तब्दीलियां तो उसके रवैये में आ रही होती हैं, उस वक्त हम देखते हैं कि बच्चा अकेला रहना पसंद करता है, उस वक्त हम देखते हैं बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा होता है, और सारी चीज़ें हम डाल देते हैं कि वो टीन एज में है ना, इसलिए शायद उसके मूड स्विंग्स हैं, टीन एज में है ना, इसलिए ये मसाइल हो रहे हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा बच्चा डिप्रेशन की तरफ चला गया, एंग्जाइटी की तरफ चला गया। तो इसको कैसे हम लिंक करेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये टीन एज के सिम्टम्स हैं या फिर ये एंग्जाइटी या फिर उसके हैं डिप्रेशन के? बच्चों में एंग्जाइटी डिप्रेशन काफ़ी कॉमन इशू है, और डिप्रेशन की देखा जाए अगर मीन एज है तो वो 29 ईयर्स है, और ज़्यादातर ये 18 to 30 ईयर्स के बीच में ज़्यादा डिप्रेशन के केसेस सामने आते हैं। एंग्जाइटी बच्चों में भी आ सकती है, और इट्स क्वाइट कॉमन इशू इन चिल्ड्रन। टीन एज में जैसे आपने बात की, एक आइडेंटिटी बन रही होती है उस टाइम बच्चे की, वो कुछ उसने एनवायरनमेंट से सीखा होता है, कुछ अपने घर से सीखा होता है, कुछ उसके स्कूल में उसने सीखा होता है, और उसकी एक अपनी पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है, तो उस टाइम वो थोड़ा सा उसकी पर्सनालिटी में चेंजेस आती हैं। डॉक्टर हुमा, इसका हल क्या है? इस तरह के पेशेंट्स को जो कि डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है, उनको किस तरह से डील करना होगा ताकि वो नॉर्मल अपनी लाइफ की तरफ, नॉर्मल रूटीन की तरफ आ सकें? अच्छा, उसमें एक तो पहले बात कर लें कि ये इतनी शरह क्यों बढ़ रही है टीन एजर्स में। उसमें हमारा लाइफस्टाइल सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। आजकल हम अपने बच्चों को देखें तो वो रातों को जाग रहे हैं, वो दिन को सोते हैं। तो रात को जागना इट्स द फर्स्ट साइन जब आप अपने आप को साइकाइट्रिक इश्यूज़ की तरफ लेके जा रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके जिस्म को बनाया रात को सोने के लिए, और रात को 6 से 8 घंटे की नींद लेना इट्स मैंडेटरी फॉर योर साउंड मेंटल हेल्थ। और जब आप ये नहीं करते तो आप अपने आप को डिप्रेशन और एंग्जाइटी की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो एक प्रॉपर स्लीप लेना, फिर जो डाइट है, हम जो सोचते हैं हमारे बेसिकली वो डिपेंड करती हैं, हमारे जहन में कुछ मूड रेगुलेटिंग केमिकल्स होते हैं, और ये केमिकल्स हमारी डाइट से बनते हैं। अब हमारी डाइट में देखा जाए तो जितनी जंक फूड, फास्ट फूड है, वो हमें इन केमिकल से डिप्लीट करती हैं। तो ये जंक फूड, फास्ट फूड हमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी की तरफ लेके जा सकती हैं। तो जंक फूड, फास्ट फूड का इंटेक कम रखा जाए, चीनी, चावल, मैदा, ये सब ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हमारे जहन में इन केमिकल्स की मिकदार को कम करती हैं। घर का बना सादा खाना खाया जाए, फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, प्रोटीन डाइट ली जाए, ताकि हमारे जहन में ये केमिकल्स नेचुरली बन सकें। फिर फ़िज़िकल एक्टिविटी, हमारे बच्चों की आजकल फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है। वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो फ़ोन पे खेल रहे हैं, वो फुटबॉल खेल रहे हैं तो फ़ोन पे खेल रहे हैं। देयर इज़ नो फिज़िकल एक्टिविटी एट ऑल, जो कि एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज़। तो आधे घंटे की फ़िज़िकल एक्टिविटी बड़ों के लिए और 1 घंटे की फ़िज़िकल एक्टिविटी बच्चों के लिए मैंडेटरी है। तो ये चीज़ें मेक श्योर करनी है। हाँ, अगर कोई डिप्रेशन और एंग्जाइटी के मर्ज़ में जा रहा है, आपके आसपास, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में कोई ऐसी बातें कर रहा है, नाउमीदी की, मायूसी की बातें कर रहा है, या बहुत ज़्यादा खौफ महसूस कर रहा है और आपसे डिस्कस करता है, तो खुदारा उसे जज ना कीजिए, उसको ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि ये उसका कसूर नहीं है। बीमारी आपको पूछ के नहीं आती कि मैंने इसके पास आना है, इसके पास नहीं आना, इसमें उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, उसको ये मत कहिए कि तुम खुद से निकल सकते हो, उसको हमें सीरियस लेना होगा। हाँ, अगर वो आप इसको ऐसी बातें कहेंगे तो वो बेचारा खुद निकल तो नहीं सकेगा, वो आपसे बात करना छोड़ देगा और बीमारी स्वेयर होती जाएगी। बीमारी का जब आप इलाज नहीं करवाते तो बीमारी बढ़ती जाती है। बीमारी का जब आप इलाज नहीं कर रहे होते और उसको समझ ही नहीं रहे होते बीमारी, तो वो बढ़ती जाती है। डॉक्टर हुमा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनिए, एक अहम मौजू पर आप हमारी रहनुमाई कर रही थी। यहाँ पर मैं और इकरा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तानी टैलेंट की, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट की भरमार है। और अगर सुरों की बात की जाए तो सुरों में तो फिर क्या मिसाल बात ही है, नहीं क्या मिलती बात है, कोई मिसाल ही नहीं मिलती है। और अगर हम देखें ना, हमारे नौजवानों को देखें, वो टैलेंट से तो भरपूर हैं। अगर थोड़ी सी सरपरस्ती कर ली जाए, उनको थोड़ा सा हम उनकी हौसला अफजाई करें, तो पाकिस्तानी टैलेंट जो है वो पूरी निखर के सामने आएगा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। अच्छा, फिर हम देखते हैं गिटार की दुनिया है और पॉप की दुनिया है। ऐसे में जब नौजवान क्लासिकल सीख रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, तो फिर उनकी हौसला अफजाई करने वाले बहुत कम लोग रह जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी हौसला अफजाई की जाए, अच्छी आवाज़ें आप तक पहुंचाई जाएं। ऐसी एक आवाज़ आज हमारे साथ मौजूद है, उनका जो हम आपसे तारुफ कराते हैं। अहमद रज़ा ढाडी हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ा बेहतरीन ये गाते हैं। इनको वेलकम करेंगे। अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। अच्छा अहमद, ये जो क्योंकि गुलकारी की अगर बात हो रही है, अगर हमजा ने इस तरह से पहले भी कहा है कि पॉप वगैरह तो हमारे नौजवान बहुत सुनते हैं, आपको ये जो फोक म्यूज़िक है इसमें कैसे इंटरेस्ट हुआ और कैसे सीखा आपने? दरअसल क्लासिकल में तो हमारी ज़िंदगी गुजरी है, आंखें खोली हैं, लेकिन वक्त की ज़रूरत है। अच्छा, लोगों को समझाने के लिए जो वो समझ रहे हैं उन जैसा गाना। क्या बात है। इसको क्लासिक को मिडल में लेके आएँ, इसको फोक में लेके जाएं, लेकिन सुर में होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ये हमारी कोशिश है। अच्छा जी, आप रियाज करें तो वहाँ पर वो क्लासिकल के सारे अंग मौजूद होने चाहिए, लेकिन जब आप पब्लिक में हैं तो वो सुनाएं जो वो सुनना चाह रहे हैं, जो सुनना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल। आज फिर आप हमें क्या सुना रहे हैं? सर, एक काफ़ी है हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार रहमतुल्लाह अलैह की, और उसमें उन्होंने डेजर्ट में एक रोही थल दामान जो इलाका है उसमें एक फल होता है पीलू, अच्छा। वो पीलू को लेकर उन्होंने एक बहुत छिड़त की है, तो मैं वो पेश करता हूँ। जरूर। पीलू पक्कियां नी वे आ चुनू रल यार, पीलू पक्कियां नी वे आ चुनू रल यार, ओ रल यार आ चुनू रल यार। पीलू पक्कियां नी वे आ चुनू रल यार, ओ रल यार आ चुनू रल यार। पक्कियां नी रे ग रे रे नि दा नि दा पा पा प ध म म पा प ग म म रे ग ध रे नि दा रे ग रे ग रे ध रे नि दा रे ग रे धा आ चुनो रल यार। आया पीलू चुनण दे सांगे, आया पीलू चुनण दे सांगे, ओळख थैया फरीदण वांगे। आया पीलू चुनण दे आया पीलू चुनण दे सांगे, ओळख थैया फरीदण वांगे, ओळख थैया फरीदण वांगे। छोड़ आराम करार हकियां बक्कियां नी वे आ चुनू रल यार, ओ रल यार आ चुनू रल यार। पीलू पक्कियां नी सारे गरे नि दा नि रे दा, सारे गरे नि दा नि रे दा रे नि दा नि दा बा ध म ब दा नि दा म म रे म ध म म गा गा दे 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 धा आ चुनू रल यार, ओ रल यार आ चुनू रल
पी लूं पकियां अहमद बहुत अच्छे भाई, बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ा आ गया। खूबसूरत, बड़ी फील है माशाल्लाह। ये हमें आप ये बताइएगा, गज़ल में कितना इंटरेस्ट है अहमद को? गज़ल मैं समझता हूँ अगर एक क्लासिकल गाने वाला या जिसको गाना सीखना है, अगर वो अपनी आवाज़ को सॉफ्ट करना चाहता है, अपनी गाने की जो उसकी एक सोच है उसको वसी करना चाहता है, उसको नर्म करना चाहता है, अच्छा। उसके लिए उसे गज़ल सीखना ज़रूरी है और उसका रियाज करना बहुत ज़रूरी है। अहमद, गज़ल की हमने दरख्वास्त की थी आपसे, कौन सी गज़ल सुना रहे हैं? गज़ल सर एक नए उभरते हुए शायर हैं और हमारे पाकिस्तान के हैं, तो उनको सामने रखते हुए, उनसे मोहब्बत करते हुए मैंने कोशिश की है। शायर का नाम भी बता दें। मेरे बहुत प्यारे दोस्त भी हैं, उनका नाम है अली शीरान। ओके, ठीक है जी, उनकी गज़ल है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, इसको कंपोज किया है। अच्छा, एक कोशिश है। चलें। सादा सा एक सवाल है, सादा सा एक सवाल है, बस गौर चाहिए। सादा सा एक सवाल है, बस गौर चाहिए। एक चीज़ मेरे पास है, एक चीज़ मेरे पास है, एक और चाहिए। सादा सा एक सवाल है, बस गौर चाहिए। एक दिन मिलेगा हुक्म के, हाँ घर छोड़ दीजिए, हाँ घर छोड़ दीजिए। एक दिन मिलेगा हुक्म के, घर छोड़ दीजिए। अब तुम नहीं यहाँ पे, कोई और चाहिए। अब तुम नहीं यहाँ पे, कोई और चाहिए। किस किस को इंतजार पे हाँ माइल करूं अली, हाँ हाँ अली। किस किस को इंतजार पे हाँ माइल करूं अली,
जिसको जो भी चाहिए फिलफोर चाहिए। एक चीज़ मेरे पास है, एक और चाहिए। सादा सा एक सवाल है, बस गौर चाहिए। मैं हूँ, मुझे यकीन है, मैं हूँ, मुझे यकीन है, लेकिन मेरा वजूद खंगालने के वास्ते एक दौर चाहिए। खंगालने के वास्ते एक दौर चाहिए। एक चीज़ मेरे पास है, एक और चाहिए। सादा एक सवाल है, बस गौर चाहिए। एक चीज़ मेरे पास है, एक और चाहिए। क्या बात है अहमद रज़ा, क्या बहुत उम्दा इंतखाब आपके कलाम का, बहुत अच्छी कंपोजिशन और बहुत आप खूब पढ़ते हैं। क्या बात है, बहुत मज़ा आ रहा था। आपको बहुत कामयाबियाँ मिलें, आप जो कोशिश कर रहे हैं वो आम लोगों तक पहुँचे, वो आप मकबूल हों, जो आपके ख्वाब हैं वो पूरे हों। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, जो कि नज़र आ रही है। तो ये टैलेंट है जी पाकिस्तान का, जो हम आपसे मिलवाते रहते हैं। ऐसे टैलेंट को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। TSL का थोड़ा सा रुख करते हैं, वो रुख करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि इकरा की टीम फिर से आज तो मैं बड़ी डिसअपॉइंट हो गई। वही चौथा मुसलसल मैच हार रहा है हमजा। ये तो सूरत हाल बड़ी गड़बड़ होती जा रही, क्योंकि अबू धाबी में जिस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के अहम तरीन मैचेस चल रहे हैं, तो गुज़श्ता रोज़ की इस तरह से बात की लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स की, हमजा ने तो बड़े बुरे तरीके से शिकस्त दिया। हमजा मैंने तो मैच देखना ही छोड़ दिया था कि यार अब नहीं, अब बहुत हो गई है। बनता ही ये था, धानी ने मजबूर कर दिया था कि भाई लाहौर कलंदर्स के जो फ़ैन है ना वो मैच को छोड़ दे। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे, उससे तज्जिया लेंगे, बात करेंगे कि कैसा मैच उन्होंने देखा, लाहौर कलंदर्स ने कहाँ पर गलतियाँ की। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग सर। लाहौर कलंदर्स का तो लग रहा है कि कलंदर्स शायद अब जगह बनाने में नाकाम ही हो जाएंगे, कराची के साथ ही उनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं। कल मैच में हुआ क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम हमजा और इकरा। कल मैच में वो कुछ हुआ जो लाहौर कलंदर से लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वही टीम है जो अपने शायकीन क्रिकेट का ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, अपने चाहने वालों को और कम करती है। और कल वही हुआ कि लाहौर कलंदर्स, जो कि जब टूर्नामेंट का ये सेकंड लेग शुरू हुआ 9 जून को, तो लाहौर कलंदर्स ने पहला मैच आखिरी गेंद पर इस्लामाबाद के खिलाफ जीता। फिर उसके बाद उनकी टीम की कारकर्दगी नीचे की तरफ चली गई। गुज़िश्ता 4 मैचेस हारी और चारों मैचेस हदफ का ताक़ुब करते हुए हारी। इसका मतलब ये हुआ कि लाहौर कलंदर्स की बैटिंग लाइनअप में वो करंट नजर नहीं आया कि जो दीगर टीमों की बैटिंग लाइनअप में, जिसकी वजह से शिकस्त हुई। लेकिन आपने हमजा जिक्र किया ना कि अब नजरें आज कराची और कोयटा के मैच पर हैं और मुसल्ले बिछाकर बैठ जाएं लाहौर कलंदर्स के सपोर्टर कि कोयटा की टीम जो है वो हरा दे कराची किंग्स को, तो लाहौर कलंदर्स पहुंच और लाहौर कलंदर्स जब भी पहुंच सकती है, वरना अब तो लगता है कि कलंदर्स के जाने का वक्त आ गया अबू धाबी से। बिल्कुल ऐसे जिस तरह से मिर्जा साहब आपने कहा ना कि बैटिंग लाइन की बात कर रहे हैं और मुसलसल 4 मैचेस की अगर बात की जाए, और अगर हम हमारा जो सवाल अगर टॉस से स्टार्ट करने, तो चारों मैचेस में हम देखते हैं कि टॉस पहले लाहौर कलंदर्स करता है, जीतता है, और लेकिन बार बार फील्डिंग ही करते हैं। अगर हम जैसे जो हम मद्दा हैं क्रिकेट के, हम लोगों को इतनी कोई समझ नहीं है खास, लेकिन हम लोग अगर सोचें इस बात को कि हमें हमारी जो टीम है वो बैटिंग लाइन उसकी मजबूत नहीं है, तो इतना ताकुब जो है हदफ का नहीं कर सकती, तो बार बार कप्तान को ये बात समझ नहीं आती कि हमें बैटिंग, हम बॉलिंग को ही चूज करी जा रहे हैं, चेस की तरफ हम लोग जाते हैं। क्योंकि आप कहाँ समझते हैं कहाँ कोताही है बैटिंग लाइन की हमारे अंदर, और हम अगर बॉलिंग को देखें तो बॉलिंग हमारी वैसे अटैक अच्छा था, लेकिन इस बार तो वो भी हमें उससे तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरता दिखाई नहीं दिया है।
देखिए बॉलिंग अटैक तो बहुत अच्छा था इनका। शाहीन शाह अफरीदी की इस टूर्नामेंट में 16 विकेटें हैं। राशिद खान जो अफगानिस्तान के, उनकी बॉलिंग बड़ी जबरदस्त रही। और उसके अलावा हारिस रऊफ पिटे, उनकी बॉलिंग में कंसिस्टेंसी नहीं थी, लेकिन शायद वो टॉस जीतकर इसलिए मुखालिफ टीम को पहले बैटिंग की दावत देते थे कि उन्हें अपने बॉलिंग अटैक पर ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि हमारे बॉलर जो है वो कम से कम स्कोर में मुखालिफ टीम को महदूद कर लेंगे। बाद मैचेस में ऐसा हुआ भी, उन्होंने महदूद किया, लेकिन फिर उनके बैट्समैनों ने मायूस किया। आप देखें वो च्युइंगम चबाकर जो उनका स्टाइल था बबल बनाने का, बेन डंक जो गुज़िश्ता 2020 की PSL में टॉप स्कोरर थे और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, वो बुरी तरीके से नाकाम रहे। इसी तरीके से फखर जमान और मोहम्मद हफीज, इन पे बड़ा रिलाय कर रही थी लाहौर की टीम, वो भी नाकाम रहे। नौजवान सलमान अली आगा जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है इंग्लैंड के दौरे के लिए, तो वो भी नाकाम रहे 2 मैचेस में। तो बैटिंग बड़ी, और फिर बैटिंग ऑर्डर को इन्होंने शफल किया कि कभी कोई 1 डाउन पे आ रहा है, कभी कोई 1 डाउन पे आ रहा है, और इन्होंने नीचे खिलाया। मेरी राय में वो गलत था जेम्स फॉकनर को। फॉकनर बड़े जारहाना अंदाज से खेलते, ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एक इंटरनेशनल सेंचुरी भी बना चुके। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी गलतियां थी जिनके बारे में अब लाहौर कलंदर्स को सोचना होगा। बिल्कुल ठीक है। मिर्जा इकबाल बेग साहब, ये भी बता दीजिएगा शोएब मकसूद, कितनी तारीफ शोएब मकसूद की करनी चाहिए और कैसे तारीफ करें कि वो लैपटॉप तक पहुंच जाए नाम उनका और हमें लैपटॉप से निकलता हुआ नजर आ जाए। शोएब मलिक का भी बता दीजिएगा, कल तो खैर वो मैच कोई नहीं था, लेकिन शोएब मलिक की परफॉर्मेंस, हमें क्या करना होगा कि हमें ये नाम नजर आ रहे हों लैपटॉप से जब वो अनाउंसमेंट की तरफ जा रहे हैं? देखिए हमजा, इन्होंने सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया कि ड्यूरिंग बिफोर PSL सेकंड राउंड इन्होंने जो है वो टीम का ऐलान कर दिया। अब कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, हैदर अली हुए, आजम खान हुए, सलमान अली आगा हुए, और उनको उन्होंने टीम में रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अनप्रोफेशनल अप्रोच थी जिसकी वजह से इन्होंने पहले टीम का या तो ऐलान किया या फिर अपने प्यारों को नवाजने के लिए टीम का पहले ऐलान कर दिया, ताकि अगर वो खराब भी परफॉर्मेंस करें। आजम खान, देखें आजम खान ने 82 रन बनाए 6 मैचेस में PSL के, लेकिन उनको रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये गलत किया। शोएब मकसूद की जहाँ तक आपने बात की, शोएब मकसूद ने रन्स जो है वो बड़े अच्छे किए। कल अगरचे उनके 2 कैचेस ड्रॉप भी हुए, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी वर्थ को प्रूव किया। डोमेस्टिक T20 में भी उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन एक चीज मैं कहूँगा, शोएब मलिक ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा हमजा, कल आपने शायद आपकी नजर से गुजरा हो, शाहनवाज दहानी ने ट्वीट किया, तो उसके जवाब में शोएब मकसूद ने उसकी इंग्लिश पे ट्वीट कर दिया कि भाई इंग्लिश ठीक कराओ। ऐसा है नहीं, होना नहीं चाहिए। शाहनवाज दहानी लाड़काना से 1 किलोमीटर दूर एक गाँव है खानपुर डहानी, वहाँ का रहने वाला है, और वो सिंध का जो एक ऐसा क्रिकेटर है कि जिससे सिंध के लोगों को बड़ा फख्र है। 18 विकेटों के साथ इस वक्त वो टॉप विकेट टेकर है। लेकिन हमें अपने साथी क्रिकेटर्स का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और इस तरह से सोशल मीडिया पर शोएब मकसूद लगता ही है कि दहानी की बद्दुआएं लगी हैं शोएब मकसूद। क्या बात है मिर्जा इकबाल बेग साहब, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जो ग्रामर है ना दहानी की, वो उनकी बॉलिंग ही है। जब बाउंसर मारते हैं तो लग समझ आती है, यही वो ग्रामर है जिसकी हमें जरूरत है दहानी की। बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा इकबाल बेग साहब, सब सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। और अब देखते हैं कि आज के मैच के बाद पता लगेगा कि जो लाहौर कलंदर्स हैं उनका फ्यूचर क्या होगा और हमारे साथ में अब कौन जाएगा, कराची या लाहौर। हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ है खत्म, हमें दीजिए इजाजत। पीर को इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना आपने बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।